Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 10th of January 2022. तो गाइज आज है तारीख 10 जनवरी 2022 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। इन आर्टिकल्स के रिगार्डिंग अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, साथ ही साथ ये ऊपर वाला चैनल भी मिल जाएगा, दोनों को ही जाकर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आप लोग को डेली बेसिस पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के रिगार्डिंग नोट्स, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को प्रोवाइड करवा दिया जाता है। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है कोलब रिवर को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2008 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, हमारे भारतीय संविधान के अंदर कौन से शेड्यूल में शेड्यूल्ड एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल को लेकर स्पेशल प्रोविजंस मेंशन्ड है। एक बार मैं इसको इंग्लिश में भी रीड कर देता हूँ। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज इन सेवरल स्टेट्स। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए थर्ड शेड्यूल, ऑप्शन बी फिफ्थ शेड्यूल, ऑप्शन सी सेवन्थ शेड्यूल या फिर ऑप्शन डी नाइन्थ शेड्यूल। तो इसका आंसर बहुत सारे लोगों को मालूम होगा। जिनको मालूम है नीचे कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली टाइप करो, जिनको नहीं मालूम है वो जाकर सर्च करना, आपको और भी इन्फॉर्मेशन जानने को मिलने वाली है। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर मैंने आप लोग को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर पार्टिसिपेट सभी लोगों को करना है। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल। देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल रेलेवेंट तो नहीं है, लेकिन मुद्दा क्या चल रहा है मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखो हुआ क्या है, यहाँ पर अभी केंद्र सरकार ने एक स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट यह है कि जो नीट पीजी की काउंसलिंग है वो 12 ऑफ जनवरी से आगे कंटिन्यू कर दी जाएगी। अभी इस काउंसलिंग को रोक दिया गया था। इसके पीछे का मुद्दा क्या था, वो था ईडब्ल्यूएस वाला, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला, जो पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था पिछले कुछ दिनों से। अभी वो रिजॉल्व हुआ है। वो मुद्दा क्या था मैं आपको बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्या कहा, सरकार से बोला कि जो ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो कोटा है, इसमें इनकम का जो क्राइटेरिया है वो 8 लाख रुपए की लिमिट रखी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से क्वेश्चन ये पूछा गया कि 8 लाख रुपए की जो लिमिट है ईडब्ल्यूएस के अंदर वो आपने किस बेसिस पर रखी है। तो सरकार ने इसके ऊपर काफ़ी टाइम लिया इसका जवाब देने में, और उसके बाद कमेटी बनाई। अब यहाँ पर काफ़ी कुछ डिस्कशन होने के बाद सरकार ने बोला जो भी हमने लिमिट डिस्कस करी है वो बिल्कुल फीजिबल है, बिल्कुल सही है। काफ़ी कुछ देखने के बाद ये लिमिट डिसाइड करी गई है। तो अब यहाँ पर ये मामला सुलझा है। देन उसके बाद अब क्या बोला गया, जो नीट पीजी काउंसलिंग है जो कि रुक चुकी थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अब बीच में ये क्वेश्चन उठ चुका है कि ईडब्ल्यूएस का इनकम क्राइटेरिया कैसे डिसाइड किया है। तो इन लोगों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी यहाँ पर सर्च वगैरह करे जाते, तो रुक चुका था पीजी का काउंसलिंग। लेकिन अब क्या हो गया, इस नीट पीजी काउंसलिंग को स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर जनवरी 12 से। ये आप लोग देख पाओगे, इसको वापस से ऑर्डर दे दिया गया है ताकि इसको रिज्यूम किया जाए। क्लियर हुआ, ज़्यादा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस वही छोटा सा अपडेट इसके अंदर आ चुका है। उसके बाद इसके बराबर में ही एक छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। अगेन कोविड के केसेस के बारे में चर्चा की गई है। भारत के अंदर 1.79 लाख कोविड-19 के केसेस रजिस्टर करे गए हैं, और सबसे ज़्यादा केसेस मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई से निकल कर आए हैं। तो यहाँ पर ये आर्टिकल दोनों ही रेलेवेंट नहीं है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन है क्या, हमने इतना ही पढ़ के समझ लिया एग्जैक्टली क्या चल रहा है। लेकिन उसके बाद एक आर्टिकल आता है ये वाला, ये जो पिक्चर है अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, तो सबसे पहली बात आपको एक बड़ा सा जहाज़ नज़र आ रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, है ना। अब ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर ये कौन सा वाला है, ये है आईएनएस विक्रांत। ये हमने खुद अपने कंट्री के अंदर बनाया है, खुद हमने अपना सामान काफ़ी सारा यूज़ किया है। तो इंडिजीनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है ये। और अभी क्या है, यहाँ पर इसके ऊपर काफ़ी सारे ट्रायल्स हो चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पर और भी ट्रायल्स होने बाकी हैं। तो नया इसका राउंड ऑफ सी ट्रायल स्टार्ट हो चुका है कोची के अंदर, और अभी यहाँ पर बोला जा रहा है इन ट्रायल्स के बाद इस पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर को हम लोग अगले साल जो है एक तरीके से कमीशन करेंगे अपनी नेवी के साथ। ठीक है, हमारी नेवी को देंगे, हमारी नेवी की पावर्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा। तो पहले तो मैं आप लोग को एयरक्राफ्ट कैरियर का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, तब हम लोग आगे इस आईएनएस विक्रांत के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, चाहो तो आप नोट डाउन करते रहना। देखो आज के टाइम पर हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो चुके हैं। एक तो अभी ट्रायल पर चल रहा है जिसके बारे में आपने पढ़ा, जिसका नाम है आईएनएस विक्रांत। उसके बाद जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है हमारे पास वो ये है आईएनएस विक्रमादित्य, जिसका यूज़ आज के टाइम पर हम लोग कर रहे हैं। ये विशाल सा आपको जहाज़ नज़र आ रहा होगा, ये विशाल सा है ही, बहुत बड़ा सा जहाज़ है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो 284 मीटर्स के आसपास, आप खुद इमेजिन कर सकते हो। इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेट है वो 44,570 टन के आसपास का है। इसकी जो हाइट है वो 60 मीटर के आसपास की है, मतलब 20 मंजिला मकान जो आप देख पाओगे, इतनी ऊंची इसकी हाइट देखने को मिलेगी।
ठीक है। फिर उसके बाद इसकी जो मैक्सिमम स्पीड वो 30 नॉट्स के आसपास देखने को मिलेगी। कैपेसिटी क्या है इसकी, लगभग 34 एयरक्राफ्ट्स आप इसके ऊपर रख सकते हो, 34 एयरक्राफ्ट्स रख सकते हो, जिसमें से 24 मिग 29 ए के हो जाएंगे और 10 हेलीकॉप्टर। तो इतना सामान आप इसके ऊपर रख सकते हो, 10 हेलीकॉप्टर और इतने एयरक्राफ्ट्स, टोटल मिलाकर 34 एयरक्राफ्ट्स। तो इसको एयरक्राफ्ट कैरियर किस लिए बोला गया है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट को कैरी करता है, इसी वजह से इसको एयरक्राफ्ट कैरियर बोला गया है। अपने आप में इसका एक ह्यूज साइज देखने को मिलता है। तो आज के टाइम पर ये वाला एयरक्राफ्ट कैरियर वर्क कर रहा है हमारे अंदर, हमारी नेवी के अंदर, आईएनएस विक्रमादित्य। उसके बाद आईएनएस विक्रांत के ऊपर अभी काम चल रहा है। देखो काम तो सब कुछ तैयार हो चुका है, बस खाली यहाँ पर एक आध ट्रायल और है, उसके बाद हम लोग इसको भी इंडक्ट कर लेंगे। क्लियर हुआ। तो ये यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में आपको जानने को मिला। अब अगर हम बात करें आईएनएस विक्रांत के बारे में, तो आईएनएस विक्रांत भी अपने आप में ह्यूज साइज़ का देखने को मिलेगा। इसकी जो हाइट है वो 59 मीटर्स के आसपास है। ठीक है। इसका जो लेंथ है वो 262 मीटर्स के आसपास है। तो मतलब अपने आप में आप कह सकते हो इसको जो डिस्प्लेसमेंट वेट है वो 40,000 टन्स के आसपास है। और काफ़ी सारे इसके ऊपर भी हम लोग एयरक्राफ्ट्स रख सकते हैं, लगभग 34 एयरक्राफ्ट्स हम लोग इसके ऊपर रख सकते हैं। तो अपने आप में इसकी भी कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। क्लियर हुआ इतना है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होते हैं, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। जैसे कि यहाँ पर जो वेसल है, इसका जो नाम है आईएनएस विक्रांत, ये क्यों रखा गया, क्योंकि इससे पहले भी हमारे पास यहाँ पर एक कैरियर हुआ करता था जिसको हमने डीकमीशन कर दिया, तो उसी के बेसिस पर इसका नाम विक्रांत रखा गया है। इसके अंदर क्या क्या पावर्स है मैंने आपको बताया, 30 एयरक्राफ्ट तक हम लोग इसके ऊपर रख सकते हैं। ठीक है। जिसमें से मिग 29 फाइटर की जेट्स हो सकते हैं, कमोव 31 हो सकते हैं, और भी बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स के इसके ऊपर रखा जा सकता है। इसकी जो टॉप स्पीड है वो 30 नॉट्स की, मतलब 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये देखने को मिलेगी, क्योंकि अपने आप में ह्यूज साइज़ का है, तो यहाँ पर इतनी स्पीड इसकी है। उसके बाद यहाँ पर अगर वेपन्स की बात करें तो बहुत सारे वेपन्स आप कह सकते हो इसके अंदर कैपेबिलिटी कितनी वेपन्स को लेकर चल सके। जैसे 12 LR SAM हो गया, AK-630 हो गया, तो काफ़ी सारे वेपन्स से यहाँ पर इसको मतलब बिल्ड किया गया है। उसका आज के टाइम पर इंडियन नेवी का जो करंट स्टेटस है वो क्या है, देखो ये तो हुई बात हमारी एयरक्राफ्ट कैरियर की, लेकिन अब यहाँ पर आपको कुछ मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो कि ध्यान रखना। आज के टाइम पर इंडियन नेवी का करंट स्टेटस है ये कि हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिप्स को बिल्ड कर सकें, क्योंकि हमारा जो नेबरिंग कंट्री है वो है चाइना, और चाइना की नेवी अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्गर है, आप लोगों को मालूम होगा, और मतलब काफ़ी तक स्ट्रॉन्गर है। बहुत सारे उनके पास सबमरीन्स वगैरह, शिप्स वगैरह बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो भारत भी आज के टाइम पर फोकस कर रहा है, क्योंकि हमारे लिए एक सबसे बड़ा थ्रेट वही है, हम लोग भी अपनी इंडियन नेवी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर करें। तो हमने यहाँ पर प्लान रख रखा है कि हम लोग लगभग 200 जो शिप्स हैं उसको हम लोग लेकर आने वाले हैं। ये जो टारगेट है 2027 तक अचीव करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर ये टारगेट काफ़ी पेंडिंग चल रहा है, इसके ऊपर प्रॉपरली काम हो नहीं पा रहे हैं। ठीक है। तो नेवी का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा रहा है, इनफैक्ट नेवी का हमेशा से ही कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन कोविड-19 के अंदर तो कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। इन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारे ऑपरेशंस को चलाया था, ये भी आप लोग को मालूम होगा। चलो मैं उस ऑपरेशन के बारे में भी बता देता हूँ कि कोरोना के टाइम पर हमारी इंडियन नेवी ने लगभग काफ़ी सारे ऑपरेशन चलाए थे। उसमें से पॉपुलर आपको ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 देखने को मिलेगा, और ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 भी देखने को मिलेगा। जो समुद्र सेतु 1 है, यहाँ पर हमने अपने जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको दूसरे कंट्री से वापस से लेकर आए थे अपने कंट्री के अंदर, जब कोविड के केसेस काफ़ी सारे बढ़ चुके थे। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर ऑपरेशन समुद्र सेतु जो 2 था, यहाँ पर हमारी इंडियन नेवी ने अपना शिपमेंट लॉन्च किया। जो ऑक्सीजन है वो उसके कंटेनर्स भारत के अंदर आए थे, ये जहाज़ ऑक्सीजन कंटेनर्स को लेकर आए जगह जगह से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ऑक्सीजन क्राइसिस देखने को मिल रहा था। क्लियर हुआ। तो ये इतनी सी इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आप ज़रूर ध्यान रख सकते हो। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर चर्चा की गई है सुली डील के बारे में, और आपको मालूम होगा ये ऐप काफ़ी चर्चा में है पिछले कुछ दिनों से। सुली डील कह लो या फिर बली बाई करके ऐप यहाँ पर चर्चा में देखने को मिला, जहाँ पर मुस्लिम वेमेन की ऑक्शनिंग देखने को मिली, नीलामी देखने को मिली। तो उसके पीछे, उस ऐप के पीछे कौन व्यक्ति है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है। देखो बहुत सारे लोगों को लगातार अरेस्ट किया जा रहा है इन सारे केसेस के रिगार्डिंग। तो दिल्ली पुलिस ने सैटरडे में यहाँ पर एक व्यक्ति को अरेस्ट किया जिसका नाम है ओमकारेश्वर। ठीक है। ओमकारेश्वर ठाकुर, लगभग 25 साल का यहाँ पर ये लड़का आपको देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश से, जिसने यहाँ पर एक तरीके से ये ऐप को डेवलप किया है। ये इस ऐप का डेवलपर आपको देखने को मिलने वाला है। उसके बाद अभी ये वाले केसेस काफ़ी सारे आ रहे हैं। अब इसके बारे में मैंने क्यों बताया, क्योंकि देखो आज नहीं तो कल एडिटोरियल पर पक्का यहाँ पर इस आर्टिकल के बारे में चर्चा होने वाली है, पक्का यहाँ पर होगी सुली डील के बारे में या फिर बलीबाई ऐप के बारे में। तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना, ये एग्जैक्टली ऐप किस चीज़ से रिलेटेड है, बस इतना ध्यान रख सकते हो। किसको अरेस्ट किया गया है, किस बेसिस पर अरेस्ट किया गया है, ये हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं ना। उसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे उर्जित पटेल जी। अब इन्होंने यहाँ पर क्या ज्वाइन कर लिया है, एक बैंक को ज्वाइन कर लिया है, बीजिंग बेस्ड बैंक है AIIB। आपने बहुत सुना होगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में, नहीं सुना है तो आज सुन लोगे। तो देखो जो हमारे फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पहले यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर थे वो उर्जित पटेल साहब हुआ करते थे, आपको मालूम होगा। इन्होंने रिजाइन कर दिया था 2018 के अंदर,
है ना। अब यहाँ पर क्या है, इनको ये टर्म मिला, अब यहाँ पर ये सर्व करेंगे AIIB बैंक के अंदर और लगभग 3 साल का टर्म तक यहाँ पर ये सर्व करने वाले हैं। और इन्होंने रिप्लेस किया है जो गुजरात के चीफ सेक्रेटरी हैं DG पांड्यान जी, इनको यहाँ पर रिप्लेस करके यहाँ पर ये एक तरीके से AIIB के अंदर अपना एक पोजीशन जो है वो ले चुके हैं। अब यहाँ पर इसके अंदर काफ़ी बड़ा रोल रहने वाला है इनका, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। इन्होंने बताया ये भी क्या कि जो मिस्टर पटेल साहब है इन्होंने RBI गवर्नर से जो गवर्नर का पोजीशन है उससे रिज़ाइन कर दिया था लगभग 2018 के अंदर, और कुछ पर्सनल रीजंस थे वो यहाँ पे बताए गए हैं। अब ये आर्टिकल यहाँ से तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट रहा नहीं, लेकिन नाम ज़रूर ध्यान रखना, ये आर्टिकल वनडे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डायरेक्टली इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हाँ अभी कौन यहाँ पर नियुक्त हुआ है AIIB के अंदर। लेकिन अभी यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पे बताया गया AIIB के बारे में। अब यहाँ से कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं किसके बैंक, इस बैंक के बारे में। तो इस बैंक के बारे में फैक्ट्स क्या क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ और इंडिया से रिलेट करके डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। इसका जो मिशन है वो क्या है, जो सोशल और इकोनॉमिक आउटकम्स है एशिया के अंदर उसको हम लोग इंप्रूव कर सकें। ठीक है, एशिया को अंदर जो भी कंट्रीज़ हैं हम लोग उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं इस बैंक के माध्यम से, इतना ध्यान रख सकते हो। वहाँ पर चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट हो गया या ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्टमेंट हो गया या कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट हो गया, तो इन सब चीज़ों के लिए यह बैंक पैसा खर्च रहा है। अब यहाँ पर इस बैंक को एस्टेब्लिश किया गया है कुछ एग्रीमेंट्स के थ्रू, आपको ध्यान रखना है 2015 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है। इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो हैं 57, मतलब कि लगभग आप कह सकते हो 57 कंट्रीज़ ने मिलकर यहाँ पर इसको फाउंड किया है एक एग्रीमेंट के बेसिस पर। फिर उसके बाद इस बैंक को तैयार किया गया। AIIB के अंदर आज के टाइम पर लगभग 102 कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी, मतलब कि 102 कंट्रीज़ के आसपास आज के टाइम पर इस पूरे बैंक के मेंबर्स हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग के अंदर है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इंडिया और AIIB बैंक के रिलेशंस के बारे में। पहली बात तो मैंने आपको AIIB के बारे में बता ही दिया, इसकी फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, अब यहाँ पर इंडिया जो है आप कह सकते हो इन 57 फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है जिसने यहाँ पर AIIB को बनाया है 2016 के अंदर। उसके बाद यहाँ पे बताया गया इंडिया भी एक सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, मतलब कि इस बैंक के बहुत सारे शेयर्स भारत के पास भी हैं, लगभग 7.62% वोटिंग शेयर्स भी यहाँ पर भारत के पास आ जाता है। और चाइना के सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है चाइना एक लार्जेस्ट शेयर होल्डर है इस बैंक का। उसके बाद भारत ने काफ़ी सारा पैसा रिसीव भी किया है इस बैंक के माध्यम से। ठीक है, लगभग 4.35 बिलियन US डॉलर्स तक हम लोगों ने ये पैसा रिसीव किया है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद आज के टाइम पर अगर हम बात करें भारत ने इतना सारा पैसा रिसीव किया तो इसके बेसिस पर हाईएस्ट आप कह सकते हो किसी कंट्री का ये डेटा है, मतलब कि कोई कंट्री जिसने यहाँ पर इतना ज़्यादा पैसा यहाँ पर लिया है इस बैंक से रिसीव किया है, उसका टर्की सेकंड नंबर पर आता है। तो इसके बारे में भी आप लोग ज़रूर ध्यान रख सकते हो। भारत की बात अगर हम लोग करें तो इंडिया के अंदर ये जो बैंक है इसने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है। ठीक है, जैसे कि चाहे वो एनर्जी सेक्टर में हो, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हो। ठीक है, बैंगलोर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट हो गया, गुजरात रूरल रोड्स प्रोजेक्ट हो गया, ये सारे प्रोजेक्ट्स हो गए जहां पर अभी AIIB लगातार इन्वेस्टमेंट करता हुआ नजर आ रहा है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है, मैंने आपको एक एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी है जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसके बराबर में ही एक आर्टिकल है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि हम लोग वीर बाल दिवस को ऑब्जर्व करेंगे हर दिसंबर 26 को। तो ये एक छोटा सा स्टेटमेंट है, फिलहाल आर्टिकल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट डेफिनेटली हो सकता है। उसके बाद ऊपर ही एक छोटा सा आर्टिकल दिया गया है। अभी क्या बात की गई है यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। जो हमारी केंद्र सरकार है वो अभी तक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रूल्स को नोटिफाई नहीं कर पाई है। तो अभी लास्ट डेट इसकी जनवरी 9 थी, लेकिन जनवरी 9 को आप कह सकते हो अभी भी यहाँ पर ये काम नहीं हो पाया, हम लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रूल्स को नोटिफाई नहीं कर पाए। ये डेट आगे एक्सटेंड कर दी गई है, आगे बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ पहले तो CAA के बारे में, तब आप इस आर्टिकल को अच्छे से रिलेट कर पाओगे। इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पास किया गया था पार्लियामेंट में लगभग 11 दिसंबर को 2019 में इसको पास किया गया। आपको मालूम होगा कितना ज़्यादा बवाल हुआ था, हमने रेगुलरली उसके ऊपर भी काफ़ी सारे आर्टिकल्स कवर करे थे। तो 2019 में ये बवाल हुआ था, लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर इस बिल को पास कर दिया था 12 दिसंबर को। ठीक है, ये देखने को मिला था। फिर उसके बाद जनवरी 2020 में हमारी मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था ये जो बिल है, ये एक तरीके से जो एक्ट है बेसिकली पूरा का पूरा, ये 10 जनवरी को अपनी वर्किंग में आ जाएगा। फिर उसके बाद आगे डेट एक्सटेंड करते रह गए, अभी तक इसके रिगार्डिंग जो भी रूल्स हैं वो प्रॉपरली नोटिफाई करे नहीं गए हैं। उसके बाद जो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है इसके अंदर क्या क्या बताया गया, देखो ये हमें प्रोवाइड करवाता है सिटीजनशिप, लोगों को सिटीजनशिप देगा, लेकिन कौन से लोगों को देगा, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ऑफ 6 अनडॉक्यूमेंटेड नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़। ठीक है, नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ को यहाँ पर ये सिटीजनशिप देता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और वो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ कहाँ कहाँ से हैं, पाकिस्तान,
अफगानिस्तान, बांग्लादेश से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जो लोग भारत के अंदर एंटर कर चुके थे दिसंबर 2014 से पहले, 31 दिसंबर 2014 से पहले, तो उन लोग को यहाँ पर सिटीजनशिप देने की बात करता है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। हालांकि इसमें कुछ एग्जाम्पशंस भी है, बहुत सारे लोगों को एग्जम्प्ट भी किया जाता है, खासकर यहाँ पर क्रिमिनल बेसिस पर या फिर क्राइम के बेसिस पर। ये क्लियर हुआ। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी भी यहाँ पर इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट के जो रूल्स हैं अभी तक यहाँ पर इसको नोटिफाई प्रॉपरली किया नहीं है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर इसके जो डेडलाइन है वो बताया गया था, काफ़ी लंबे समय से इसकी डेडलाइन बताई जा रही है। जनवरी 9 डेडलाइन रखी गई थी, तो कल जनवरी 9 निकल चुका है, तो कल ये पास नहीं हुआ, इसकी डेट को और एक्सटेंड कर दिया गया है। ऐसे पहले जब से यहाँ पर ये आप कह सकते हो इस बिल को हम लोग लेकर आए तब से ये काम हो रहा है, काफ़ी बार यहाँ पर इसको एक्सटेंड करते रहेगा और अभी तक यहाँ पर एक काम नहीं हो पाया है। एग्जैक्टली इस आर्टिकल के अंदर ये मैंशन किया गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे बात की गई है जलीकट्टू के बारे में। अब जो ये जलीकट्टू है इसको बैन कर दिया है वेलोर में, ठीक है, और साथ ही साथ जो तमिलनाडु के जो आसपास डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, वहाँ पर भी इस जलीकट्टू को बैन किया गया। अभी हालांकि पोंगल फेस्टिवल आ रहा है, पोंगल को सेलिब्रेट किया जाएगा, जलीकट्टू को भी खेला जाता है, ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया यहाँ पर इसको बैन किया गया। तो डिस्कस करेंगे आखिरकार जलीकट्टू क्या है। पहले बहुत सारे एग्जामिनेशन में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए और आपके सिलेबस में डायरेक्टली जो जीएस पेपर 1 है उसके अंदर आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है उसमें डायरेक्टली इसके बारे में मेंशन है, तो आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर बताया क्या गया, इसको बैन करने के पीछे के रीजंस क्या दिए गए। तो यहाँ पे बताया गया, देखो कोविड-19 के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तमिलनाडु के अंदर और ही बहुत सारे एरियाज़ के अंदर। यहाँ पर एरियाज़ के अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, चाहे वो वेलोर हुआ, रानीपेत हुआ, तिरुपत्र हुआ, ये सारी जगहें यहाँ पर जलीकट्टू को अभी बैन किया गया है कि ये जो इवेंट है ये कंडक्ट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। अभी पोंगल फेस्टिवल भी आ रहा है, तो इसी के बेसिस पर इसको बैन किया गया ताकि लोगों के अंदर एक सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके, ये कोविड के केसेस ना बढ़े। क्योंकि जो फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, ये जो इवेंट होता है जलीकट्टू, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो यहाँ पर चांसेस था कोविड काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड हो सकता था, तो उसको रोकने के ऊपर यहाँ पर फोकस रखा गया है। टीम को डिप्लॉय कर दिया गया है, हर जगह पर देखभाली की जा रही है कि ये जो इवेंट है इसको कहीं से कहीं तक कंडक्ट ना किया जाए इन सारे एरियाज़ के अंदर। ये यहाँ पर स्टेटमेंट निकल कर आता है। फिलहाल अब आर्टिकल के अंदर कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आर्टिकल के अंदर यहाँ पर आप देख पाओगे, खुद भी एक बार रीड करोगे, देखो होता क्या है। आर्टिकल मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा देता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ और, आप लोग कहते हो जो नीचे आप लोगों को नोट्स दिखते हैं, जैसे कि आपने आईएनएस विक्रांत के बारे में पढ़ा, ठीक है, जो नीचे आपको ये सारी चीज़ें दिख रही हैं वो सब कहाँ पे मिलता है, वो सब आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देता हूँ। टेलीग्राम चैनल है दीपक यादव एजुकेशन, ब्रैकेट में नोट्स लिखा हुआ है, उसको जाकर ज्वाइन कर लिया करो यार, ठीक है। वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ये आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें सेंड कर देता हूँ डेली बेसिस पर। मैं देख पाओगे जो न्यूज़पेपर है, देखो न्यूज़पेपर का पीडीएफ नहीं आ पा रहा है आप लोगों के पास, मुझे पता है, मैं जानबूझ के नहीं सेंड कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक वार्निंग है, हम लोग न्यूज़पेपर के पीडीएफ को शेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यूज़पेपर को पीडीएफ शेयर करना मना कर रखा है, अगर शेयर किया तो चैनल डिलीट हो जाएगा, ये आप लोगों को ही मालूम है। लेकिन मैं तब भी एक तरीके से रिस्क लेकर आपको आर्टिकल सेंड कर देता हूँ। जो भी आर्टिकल्स हम लोग पढ़ रहे हैं वो मैं दूसरे वाले चैनल दीपक यादव एजुकेशन नोट्स वाले चैनल पर यहाँ पर सारे आर्टिकल सेंड कर देता हूँ, चाहे आप लोग देख पाओगे। कल हमने ये सारे आर्टिकल्स डिस्कस करे थे, मैंने आर्टिकल सेंड कर दिए, चाहे आप लोग यहाँ पर इसको प्रॉपर्ली रीड कर सकते हो, आराम से ये आर्टिकल्स विजिबल हैं, ठीक है। तो इनको आप लोग रीड कर सकते हो, इतना मैं यहाँ पर फिर भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चाहे पीडीएफ से फिर क्या लेना देना यार, जब आपको आर्टिकल मिल ही रहे हैं तो फिर पीडीएफ से क्या लेना देना है। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये वाला है, इस आर्टिकल की स्क्रीनशॉट लेकर मैं क्रॉपिंग करके आपको सेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर ही सारे आर्टिकल्स पढ़ लेते हो, एडिटोरियल्स भी सेंड कर देता हूँ, सारे आर्टिकल्स आपको मिल ही जाते हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ही तो हमें डिस्कस करना है, वही तो हमें पढ़ना है, वो आपको मिल जाता है। प्लस इसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अलग से डिस्कस करता हूँ, वो भी आपको उसी चैनल पर मिलते हैं, दीपक यादव एजुकेशन नोट्स पर। उसके रिगार्डिंग आप ऑनलाइन नोट्स बना सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा कि किस प्रकार से आप एवरनोट, वन नोट का इस्तेमाल कर सकते हो, ऑनलाइन नोट्स यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है। एक डिस्कशन और था कि जो हमारे अभी यहाँ पर पेपर हुए हैं, ठीक है, जो जीएस पेपर्स अभी कंडक्ट कराए गए हैं यूपीएससी के थ्रू, उन पेपर का एनालिसिस भी मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 के जो एनालिसिस है ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, इसका वीडियो भी लेकर आऊँगा, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो आपने भी देखे होंगे कि डायरेक्टली काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि हम लोग डायरेक्टली डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। डायरेक्टली हम लोगों ने उसके रिगार्डिंग नोट्स डिस्कस करे हुए, तो मैं आपको वही बताऊँगा, मैं सारी चीज़ें मतलब दिखाऊंगा कि हाँ एक्जैक्टली हमने क्या क्या डिस्कस किया है और कब कब किस किस तारीख में डिस्कस किया है, और वो सब पेपर में आया हुआ है, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो उसको लेकर भी एक वीडियो लेकर आऊँगा। देखो एनालिसिस करने में टाइम लगता है, ऊपर से चीज़ें यहाँ पर बताने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बता देंगे क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया, तो वो सब मैं पहले भी कर सकता था, लेकिन थोड़ा सा एनालिसिस करने में आपको बताने के लिए कि चीज़ें कितनी इफेक्टिवली परफॉर्म की जा सकती हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है यार, तो थोड़ा सा मैनेज करना, आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। काफ़ी बातें हो गई, अब बात करते हैं जलीकट्टू के बारे में, एग्जैक्टली यहाँ पर क्या बताया गया। तो आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 1, 2 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अभी जलीकट्टू के बारे में आपको
मतलब 4-5 बातें जाननी होंगी, डायरेक्टली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये एक ट्रेडिशन है, लंबे समय से फॉलो करते हुए आ रहे हैं इस इवेंट के अंदर। देखो इसमें क्या होता है ना, एक बुल को पकड़ा जाता है, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। लगभग 2000 साल पहले का ये ट्रेडिशन है। जलीकट्टू एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है, एक खेल है, ठीक है। यहाँ पर एक तरीके से जो बुल ओनर है, जो इस बैल का मालिक होता है, ठीक है, उसको भी ऑनर किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो उस बैल को पालता है शुरू से ही, उस बैल को इतना बड़ा करता है। और सच सच बोला जाता है कि वॉयलेंट स्पोर्ट है। देखो काफ़ी सारी जगह पर इसको लेकर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी होता है। एक वॉयलेंट स्पोर्ट है। इसमें क्या होता है, जो भी कॉन्टेस्टेंट होते हैं यहाँ पर, कंटेस्टेंट जो भी खेलते हैं, वो क्या करते हैं, इस बुल को पकड़ते हैं, ठीक है, एक प्राइज़ के लिए। अगर वो फेल हो जाते हैं तो वो जो प्राइज़ है वो जीत जाता है बुल का ओनर, मतलब जिसकी भी बैल होगी वो जीत जाएगा, अगर वो व्यक्ति जो कंटेस्टेंट है वो अगर उस बुल को नहीं पकड़ता है तो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अब स्पोर्ट की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर देखने को मिलेगा मदुरई के अंदर, तिरुचिरापल्ली के अंदर, धेनी के अंदर, और ही बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं तमिलनाडु के, वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ये पॉपुलर देखने को मिलता है। इवेंट की बात करें, ये कब एग्जैक्टली देखने को मिलता है, तो इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं जनवरी के सेकंड वीक में, तो हम लोग उसी में चल रहे हैं, ठीक है। तो तभी सेलिब्रेट किया जाता है, इसको लेकर तभी चर्चा की गई है। और खासकर जो पोंगल फेस्टिवल है, जिसको हम लोग तमिल का हार्वेस्ट फेस्टिवल बोलते हैं, इसी के दौरान यहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब उसके बाद इसका तमिल कल्चर के अंदर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, देखो बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पे बोला जाता है। जो जलीकट्टू है ये एक बहुत पुराना तरीका है, बहुत लंबे समय से इसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं। खासकर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये पीजेंट कम्युनिटी को इंकरेज करता है कि वो अपने बैल को बचाएं, ठीक है। बैल को प्रोटेक्शन मिलती है ऐसे, क्योंकि नहीं तो होता क्या था मैं आपको बताता हूँ। जो बुल है इनको प्रोटेक्शन मिलती है, कैसे मिलती है मैं आपको समझाता हूँ। होता क्या यहाँ पर, एक टाइम ऐसा था जहाँ पर जो आज के टाइम पर, मतलब ये आज का समय कैसे चल रहा है, जो कैटल ब्रीडिंग है, कैटल की ब्रीडिंग कैसे होती है, आर्टिफिशियल प्रोसेस से हो जाती है। तो आज के टाइम पर कैटल को इतनी प्रोडक्शन मिलती नहीं है, ठीक है, इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही है। अब क्या होता है, जो जलीकट्टू है ये एक ऐसा तरीका है जहाँ पर हम लोग मेल एनिमल को बचा सकते हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल मीट में काफ़ी ज़्यादा होता है, तो फिर हम लोग इन एनिमल्स को बचा सकते हैं, ये बताया गया। इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, जो पीजेंट्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो एनिमल्स को बड़ा करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उन जो ओनर होगा, जब वो जलीकट्टू में अपने एनिमल को लेकर जाएगा तो उसको भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स यहाँ पर मिलते हैं। क्लियर हुआ, तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करें लीगल इंटरवेंशन के बारे में, देखो यहाँ पर पहले से ही सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारे इंटरवेंशन कर रखे हैं इस प्रकार के गेम के अंदर, ठीक है। साल 2011 के अंदर हमारी केंद्र सरकार ने यहाँ पर इस बुल्स को मतलब ये जो बुल्स हैं इनको ऐड कर दिया था लिस्ट ऑफ एनिमल्स के अंदर, जहाँ पर इनको ट्रेन किया जा रहा है, और ये सब एक तरीके से ये सब रोका जाए, ठीक है। ट्रेनिंग वगैरह करने से मतलब ऑब्वियसली क्या हो रहा है, इनको मार पीट के ट्रेन किया जा रहा है, ठीक है। तो फिर इसको रोकना चाहिए, ऐसा यहाँ पर इसको लेकर कोर्ट आता है। और 2014 में भी यहाँ पर क्या हुआ था, कोर्ट ने इसको बैन कर दिया था। और कोर्ट ने पहले भी बहुत सारी स्पोर्ट्स को बैन किया है अलग अलग जगह पर, लेकिन रिसेंटली पिछले महीने की बात है, कोर्ट ने अभी क्या किया, महाराष्ट्र के अंदर जो एक तरीके से बुलक कार्ट रेसिंग होती है उसको वापस से अलाउ किया है। ये आपको मालूम होगा, हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। तो आज के टाइम पर जो लीगल पोजीशन है जलीकट्टू के, आपने डिस्कस कर लिए, ठीक है। 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस केस को आगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर तो किया था, आज के टाइम तक पेंडिंग चल रहा है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे तमिलनाडु हो गया, वो इस इवेंट को लीगलाइज करता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर ये सारी चीज़ें चैलेंज की गई कोर्ट में, लेकिन इसको लीगलाइज किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पर बोला जाता है जो जलीकट्टू ट्रेडिशन है इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, और उसको कर सकते हैं हम लोग। तमिलनाडु के यहाँ पर अंदर यहाँ पे आप देख पाओगे, ये बोला गया जलीकट्टू ट्रेडिशन एक फंडामेंटल राइट है, क्योंकि जो आर्टिकल 29(1) है ये बात करता है कि एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, कोई भी यहाँ पर व्यक्ति, कोई भी सेक्शन का यहाँ पर जो व्यक्ति है इंडिया में रह रहा है, ठीक है, या फिर किसी पार्ट में रह रहा है, उसकी एक डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज है, ठीक है, अलग लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, तो उन सबको वो प्रोटेक्शन दे सकता है, तो अपने ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसको बेसिस पर यहाँ पे बताया गया कि जलीकट्टू को हम लोग आगे भी लेकर चलने वाले इस इवेंट को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर हुआ, तो ये यहाँ पर बताया गया है। ऐसे ही आपको कर्नाटका के अंदर देखने को मिलेगा, कर्नाटका ने भी इसी प्रकार के सिमिलर लॉस यहाँ पर पास किए हुए हैं। और फिलहाल तो कर्नाटका के अंदर भी एक सिमिलर स्पोर्ट होता है जिसका नाम है कंबला, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको बैन कर रखा था, लेकिन यहाँ पर आप देख पाओगे अभी रिसेंटली महाराष्ट्र के अंदर आप देख पाओगे इन सब चीज़ों को हटाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ, पोंगल फेस्टिवल के पास में ही इस जलीकट्टू को हम लोग इस इवेंट को सेलिब्रेट करते हैं, तो यहाँ पर पोंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो पोंगल फेस्टिवल है आपको 4 दिन का ओकेजन देखने को मिलेगा, थाई के मंथ में यह होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो क्रॉप्स, जो फसलें हैं, जैसे कि चावल की फसलें हो गई, इन सब की यहाँ पर हार्वेस्टिंग की जाती है, इन सब की यहाँ पर कटाई की जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो भी तमिलियंस होते हैं वो इस पूरे ओकेजन को सेलिब्रेट करते हैं, ट्रेडिशन डिज़ाइंस वगैरह बनाते हैं, ठीक है, पुराने जो डिज़ाइंस होते हैं वो बनाए जाते हैं, जिसको हम लोग कोलम बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना
रखना है। कॉलम क्या है, कॉलम यहाँ पर कुछ इस प्रकार के डिज़ाइंस होते हैं। मैं आपको डिज़ाइन दिखा देता हूँ, जैसे हमारे रंगोली होता है ना, उसी प्रकार का एक कॉलम होता है। राइस पाउडर से यहाँ पर ये कॉलम को बनाया जाता है, चावल के आटे से आप कह सकते हो ये कॉलम बनाए जाते हैं। क्लियर हुआ। तो पोंगल के बारे में ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोंगल और जलीकट्टू, इसके बारे में नोट डाउन करके रख लेना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद छोटा सा आर्टिकल विक्रांत के बारे में, इसको हमने अभी पेज नंबर 1 पर डिस्कस कर ही लिया है। एक आर्टिकल आपको ये वाला देखने को मिलेगा, यहाँ पे चर्चा की गई है रफाल जेट के बारे में। ठीक है, अब जो ये रफाल एम फाइटर जेट है, ठीक है, इसकी टेस्टिंग की जा रही है। क्या ये कंपैटिबल है एयरक्राफ्ट कैरियर से या फिर नहीं। मतलब कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, आपने समझा क्या है, बड़ा सा जहाज है जहाँ जिसके ऊपर हम लोग एयरक्राफ्ट को कैरी करते हैं। अब कैरी तो करते हैं, वहाँ से हम लोग इस एयरक्राफ्ट को उड़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर चेक ये किया जा रहा है, जो ये रफाल एम जेट है ये कंपैटिबल है एयरक्राफ्ट कैरियर से, टेस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसके साथ आराम से हम लोग इसको उड़ा सकते हैं या नहीं उड़ा सकते हैं, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके अंदर टेस्टिंग वगैरह चल रही है। तो यहाँ पर मंडे की शुरुआत है, मतलब आज ही क्या होने वाला है, जो फ्रेंच एयरक्राफ्ट मेकर है डजॉल एविएशन, ये क्या करेंगे, इस रफाल एम फाइटर जेट को क्या करने वाले हैं, गोवा के अंदर जो शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी है वहाँ से एक तरीके से टेस्ट करेंगे, इसका डिमॉन्स्ट्रेशन करने वाले हैं, ताकि चेक करेंगे हम लोग कि ये जो एयरक्राफ्ट है, खासकर जो ये रफाल जेट है, ये हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के छत से उड़ सकता है या नहीं उड़ सकता। मतलब हमारे जो भी एक तरीके से जहाज़ है बड़ा सा, इसकी छत से हम लोग इसको उड़ा सकते हैं या नहीं उड़ा सकते हैं, तो इसकी टेस्टिंग वगैरह की जाएगी। और ये जो रफाल एम है, ये गोवा के अंदर अराइव किया गया था, लगभग पिछले थर्सडे की बात है, यहाँ पर ये गोवा के अंदर आ चुका था। अब इसकी मंडे है, मतलब आज ये टेस्टिंग होगी। आज यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि इसकी टेस्टिंग की जाएगी और इसको 1 फरवरी तक आराम से इसके सारे डिमॉन्स्ट्रेशन किए जाएंगे, पूरी तरह से यहाँ पर टेस्टिंग करने वाले हैं। और रफाल एम के साथ साथ हमारे पास एक और यहाँ पर एयरक्राफ्ट देखने को मिलेगा, वो है FA-18। ठीक है, इसको भी यहाँ पर ओरिजिनल डिज़ाइन किया गया है और किसके लिए, कैरियर्स के लिए। तो इसको भी यहाँ पर टेस्टिंग की जाएगी, यहाँ पर इसको कि कैरियर से ये उड़ सकता है नहीं उड़ सकता, कितना ज़्यादा इफेक्टिव है कैरियर से उड़ाना इसको। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, रफाल जेट के बीच में और FA-18 के बीच में, दोनों के बीच में डिफरेंस को बताया गया है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे बताया गया है रफाल जेट के अंदर आप देख पाओगे ट्विन सीटर नहीं है, लेकिन जो FA-18 जेट है उसके अंदर आपको ट्विन सीटर देखने को मिलेगा। ये एक छोटा सा डिफरेंस है, अदरवाइज ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अभी फिलहाल रफाल की टेस्टिंग हम लोग करने वाले हैं। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं उसके बाद अगले आर्टिकल पर। फिर उसका आते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। यहाँ पे आर्टिकल आ चुका है कजाकिस्तान को लेकर फिर से। तो आपने और मैंने कल हम लोगों ने फिर से पहले भी पढ़ा था, उससे भी पहले भी पढ़ रखा है कजाकिस्तान के क्राइसिस के बारे में। तो कजाकिस्तान के अंदर आज के टाइम पर प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। लोग काफ़ी सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये आपको मालूम होगा क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो LPG के प्राइसेस हैं उसको दोगुना कर दिया गया वहाँ की सरकार के थ्रू। तो ये इसकी वजह से आज के टाइम पर प्रोटेस्ट बढ़े हैं। अब प्रोटेस्ट तो इतने ज़्यादा बढ़े हैं कि लगभग 164 डेथ भी हो चुकी हैं इसी के अंदर और लगभग 6000 लोगों को कस्टडी में लिया गया है। तो अपने आप में कंसर्न काफ़ी बढ़ चुका है। ठीक है, 6000 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। रशिया के जो सोल्जर्स हैं वो कजाकिस्तान में पहुँच चुके हैं इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए। तो कजाकिस्तान के बारे में, मतलब इस पूरे सिचुएशन के बारे में आप लोगों को समझा रखा है। इस पिक्चर के अंदर मैंने आपको इस क्राइसिस के बारे में समझाया था और आज के इनफैक्ट मॉर्निंग वाले डेली करंट अफेयर के वीडियो में मैंने आप लोगों को कजाकिस्तान के बारे में सारी सिचुएशन समझाई हुई है। तो कजाकिस्तान कहाँ पे लोकेटेड है, तो आप देख पाओगे इंडिया का मैप हुआ, ऊपर आपको जो रेड कलर का पोर्शन नजर आ रहा होगा ये कजाकिस्तान नजर आ रहा होगा। कजाकिस्तान पहले USSR का पार्ट हुआ करता था। 1991 में USSR टूटा तो कजाकिस्तान बाहर निकल कर आया। तो आप देख पाओगे यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज बन चुकी थी। ये पूरा का पूरा USSR हुआ करता था, सोवियत यूनियन हुआ करता था। तो ये जो 11वां नंबर आपको नजर आ रहा है ये एक तरीके से कजाकिस्तान बना बाद में। ठीक है, अब ये जब कजाकिस्तान बना तो 1991 में आप देख पाओगे कजाकिस्तान बना। तो इसके अंदर तभी से 1991 से लगातार आप देख पाओगे 2 जने रूल कर रहे हैं। एक आपको प्रेसिडेंट देखने को दोनों ही प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे। एक का नाम है कैसिम जोमार्ट तोकायव, ठीक है, दूसरे का नाम है नूर सुल्तान नाजरबायेव। अब यहाँ पर इसको इधर उधर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ये जो नाम है ना ये इधर वाले हैं और ये वाले जो नाम है इधर वाले हैं, इन दोनों को एक्सचेंज कर लेना। मैंने यहाँ पर नाम जो है इन दोनों को उल्टा लगा दिया है। ये जो नाम है ये इनका है और ये वाला नाम इनका है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये दोनों ही लगातार प्रेसिडेंसी संभाल रहे हैं। आप कह सकते हो पूरे कजाकिस्तान को लंबे समय से 1991 से कंट्रोल कर रखा है। इनफैक्ट यहाँ पर किसी व्यक्ति ने वहाँ पे जन्म लिया होगा तो 30 ईयर्स का हो चुका है, 30 साल का हो चुका है। लगातार ये लोग सामने दिख रहे हैं उनको, लगातार इनकी सरकारें चल रही हैं। पहले तो आप कह सकते हो नूर सुल्तान है, ये इन्होंने यहाँ पर लंबे समय तक प्रेसिडेंसी संभाली। हाल ही में क्या हुआ, ये जो प्रेसिडेंसी है वो यहाँ पर इनके पास गई है, जिनका नाम है जोमार्ट। ठीक है, तो अभी यहाँ पर प्रेसिडेंट यही है आज के टाइम पर कजाकिस्तान के। लेकिन प्रॉब्लम्स देख पाओगे काफ़ी लंबे समय से पहले से चल रही हैं। लोग काफ़ी परेशान हैं। लोग यहाँ पर चाहते हैं कि डेमोक्रेसी आए, लोग अपने तरफ से लीडर्स को इलेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी फ्रीडम इतनी प्रॉपरली नजर आएगी नहीं। लोग चाहते हैं यहाँ पर हम लोग अपनी तरफ से लीडर को इलेक्ट करें। यही दोनों लोग जो है लंबे समय से चीज़ों को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। तो लोगों के अंदर गुस्सा तो पहले से है,
लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर बवाल कब होता है, जब यहाँ पर सरकार क्या करती है, एलपीजी के प्राइसेस को डबल कर देती है, दोगुना कर देती है। तो यहाँ पर लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ठंड ऑलरेडी पड़ रही है, एलपीजी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करना चालू करते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर लोगों की जो सैलरी है, अगर हम बात करें इंडियन रुपीज़ में, अगर 7,000 के आसपास बहुत सारे लोगों की जो सैलरीज हैं वो काफ़ी परेशान है, वो कैसे यहाँ पर चीज़ों को आगे बढ़ा पाएंगे, तो उन लोगों के थ्रू प्रोटेस्ट किया गया। इन्होंने बोला कजाकिस्तान आज के टाइम पर आप कह सकते हो एक ऑटोक्रेसी है। ऑटोक्रेसी बेसिकली यहाँ पर इसका मतलब होता है एक ऐसी गवर्नमेंट या फिर एक ऐसी कंट्री जहाँ पर सारी पावर्स एक तरीके से एक ही के हाथ में देखने को मिले, जो कि आज के टाइम पर कजाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये लोग चाहते हैं कि इस ऑटोक्रेसी को ख़त्म किया जाए और वहाँ पर डेमोक्रेसी लेकर आई जाए। प्लस लोग परेशान सिर्फ एलपीजी के प्राइसेस बढ़ने से नहीं है, एलपीजी के प्राइसेस बढ़ने से तो देख पाओगे परेशान है ही, उसके बाद दूसरा रीज़न क्या हो गया, वहाँ पर आप देख पाओगे ऑटोक्रेसी चल रही है। तीसरा रीज़न क्या है, महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है। चौथा रीज़न फूड के प्राइसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं। पांचवा रीज़न इनकम इनक्वालिटी काफ़ी बढ़ चुकी है। तो बहुत सारे रीजन्स हैं, इन सारे रीज़न की वजह से काफ़ी सारे लोग परेशान हैं, जिसकी वजह से लोग आज के टाइम पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट करते करते अब यहाँ पर डेमोक्रेसी डिमांड की जा रही है कि भाई हम लोग को डेमोक्रेसी चाहिए। ठीक है, हम लोग अपने हिसाब से अपने लीडर को इलेक्ट करेंगे, किसी के एक के हाथ में सारी पावर्स नहीं रहनी चाहिए। तो इस प्रकार की चीज़ें आज के टाइम पर आप देख पाओगे कजाकिस्तान के अंदर चल रही हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि प्रोटेस्ट कजाकिस्तान में चल रहा है, तो इससे दुनिया भर में क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। बिल्कुल बहुत खतरनाक इंपैक्ट पड़ सकता है। पहली बात तो कजाकिस्तान एक तरीके से आप कह सकते हो दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक मतलब इसके इर्द गिर्द सभी जगह पर सारे नेशंस देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर ये बीच में देखने को मिलेगा। एक तरीके से आप कह सकते हो ये सैंडविच है, नीचे से चाइना, ऊपर से रशिया और बीच में यहाँ पर कजाकिस्तान आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से लैंडलॉक कंट्री नजर आएगी। 19 मिलियन के आसपास की पॉपुलेशन है और यहाँ पर इतने ज़्यादा क्राइसिस हैं। अब ये प्रोटेस्ट हुए तो इससे क्या नुकसान हो सकता है, इससे नुकसान ये हो सकता है कि कजाकिस्तान के अंदर आज के टाइम पर बहुत सारे ऑयल रिजर्व्स, इंपॉर्टेंट गोल और कोल के साथ साथ गैस सेक्टर्स आपको मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इनके प्राइसेस बढ़ेंगे अगर कजाकिस्तान में एक सारे क्राइसिस क्रिएट होंगे तो। उसके बाद कजाकिस्तान के अंदर आज के टाइम पर जो यूरेनियम है, यूरेनियम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, इनफैक्ट भारत भी अपना 80% यूरेनियम कजाकिस्तान से ही लेता है। तो आप कह सकते हो कि यूरेनियम के अंदर काफ़ी सारे प्राइसेस बढ़ सकते हैं। ऐसा हम लोग इंडिया के अंदर देख सकते हैं, तो इंडिया के अंदर भी कंसर्न बढ़ सकता है। इंडिया बहुत सारा क्रूड ऑयल लेता है कजाकिस्तान से, तो ये कंसर्न भी बढ़ सकता है। ठीक है, और कंट्री आज के टाइम पर जो ये कजाकिस्तान है, ये इसको बोला जाए दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट माइनर है बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन के अंदर भी काफ़ी सारे क्राइसिस नजर आ सकते हैं अगर कजाकिस्तान फेल होता है तो ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ चुका है। मैंने कजाकिस्तान की बेसिक से लेकर आपको सारी चीज़ें बता दी है कि किस प्रकार से आपको अगर कुछ लिखना है तो कैसे आंसर लिख सकते हो। ये सारे पिक्चर्स भी मैंने आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिए हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट आर्टिकल है जहाँ पे चर्चा की गई है, श्रीलंका ने यहाँ पर चाइना से कहा है कि भाई जो हमारा डेट है, जो हमारी उधारी है, उसको वापस से रीस्ट्रक्चर किया जाए। ये सारी बातें कब हो रही हैं, जब श्रीलंकन प्रेसिडेंट गोतबाया राजपक्सा, इन्होंने संडे में यहाँ पर आप कह सकते हो जो चाइनीज़ के फॉरेन मिनिस्टर है वांगी, इनके साथ डिस्कशन किया है। अभी फिलहाल हो क्या रहा है ना, जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर हैं वांगी, ये आज के टाइम पर घूम रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर गए हुए हैं। मालदीव्स के अंदर गए। ठीक है, मालदीव्स को लेकर क्या क्या डिस्कशन हुआ था कल मैंने आपको समझाया था। उसके बाद अभी श्रीलंका में देखने को मिले। उसके बाद और भी बहुत सारे नेशंस के अंदर गए, लगभग 5 कंट्रीज़ की विजिट पर थे ये। फिलहाल अभी विजिट्स हो चुकी है कंक्लूड, और उसके बाद अभी श्रीलंका के अंदर लास्ट विजिट थी, अब ये वापस जाएंगे अपने चाइना। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब ये गए तो काफ़ी सारा डिस्कशन हुआ। जो ये प्रेसिडेंट हैं श्रीलंका के, इन्होंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया कि देखो क्या हो सकता है कि अगर इनके ऊपर आज के टाइम पर श्रीलंका कितने क्राइसिस में, इन्होंने खुद यहाँ पर बताया कि श्रीलंका आज के टाइम पर काफ़ी सारे क्राइसिस में देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट इनका जो फॉरेन रिजर्व है वो भी यहाँ पर फेल मार चुका है। फॉरेन रिजर्व भी काफ़ी डिक्लाइन हो चुका है, इनके पास ज़्यादा पैसा बचा भी नहीं। और फॉरेन रिजर्व के अंदर $1.6 बिलियन के आसपास पैसा बचा हुआ है, जो कि यहाँ पर मैंशनड है। इतना पैसा बचा हुआ है और इतना तो इन्हें उधार ही चुकाना है, इससे ज़्यादा उधार चुकाना है, क्योंकि उधार काफ़ी सारा ले चुके हैं। ठीक है, लोन चुकाना है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट चुकाना है। चाइना से बहुत सारा लोन ले रखा है, इंडिया से काफ़ी सारी हेल्प ले रखी है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारा जो भी डेट है उसको वापस से रीस्ट्रक्चर किया जाए, इनको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाए तो ज़्यादा सही है, क्योंकि अभी टेंशन ज़्यादा है श्रीलंका के पास। ठीक है, तो इनको रिलीफ मिल जाना चाहिए, इनका डेट को रीस्ट्रक्चर कर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये मांग यहाँ पर श्रीलंका ने करी है। आज के टाइम पर श्रीलंका काफ़ी सारा पैसा ले चुका है चाइना से, और तभी तो चाइना पूरी तरह से कंट्रोल भी आज के टाइम पर करता हुआ नजर आएगा। ये चीज़ें मेंशन करने के बाद इन्होंने बोला यार हमारे कंट्री का जो फॉरेन रिजर्व है वो बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हो चुका है, पेंडेमिक की वजह से सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है, एक्सपोर्ट वगैरह हमारा पिट चुका है, टूरिज्म सेक्टर डूब चुका है पिछले 2 सालों के अंदर। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर सिचुएशन ख़राब हो ही जाएगी, क्योंकि श्रीलंका के अंदर जो ज़्यादातर मेन इनकम है वो टूरिज्म से आ रही है। ये मैंने आपको शायद परसों डिस्कस किया था, फिर कल भी डिस्कस किया था। एक आर्टिकल आया था जहाँ पर भारत के बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पर जाते हैं श्रीलंका के अंदर। तो आज के टाइम पर टूरिज्म की बात करें तो वो भी पिट चुका है श्रीलंका के अंदर, तो इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। इनफैक्ट इनका फॉरेन रिजर्व डाउन हुआ, इंपोर्ट बिल बढ़ चुके हैं, इंपोर्ट ही इंपोर्ट किया है अब,
तो इससे क्या होगा, ये कंट्री आज के टाइम पर वीक पड़ चुकी है। ठीक है, अब तो क्या है, ये लोग एक तरीके से मांग कर रहे हैं कि जो चाइना है वो वही कुछ करे, जो इनके पास डेट है उसको रिस्ट्रक्चर करे, कुछ रिलीफ वगैरह मिले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, प्लस उसके बाद यहाँ पर इंडिया ने क्या सपोर्ट नहीं किया, श्रीलंका को पूरी तरह से सपोर्ट किया है। अगर हम बात करें तो इंडिया से भी रिक्वेस्ट करी गई थी कि कुछ सपोर्ट मिले, और इंडिया ने, आपको मालूम होगा, यहाँ पे लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करवाया, हम लोग कुछ पैसा प्रोवाइड करवाए हैं ताकि श्रीलंका फूड को इंपोर्ट कर सके, फ्यूल, मेडिसिन, करेंसी स्वैप की एग्रीमेंट हमने प्रोवाइड करवाई। करेंसी स्वैप मतलब कि दोनों कंट्रीज अपने जो करेंसी उसको एक्सचेंज कर सकें, ताकि जो रिजर्व्स हैं, फॉरेन रिजर्व है, वो बढ़ पाए श्रीलंका के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख सकते हो, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब होता क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी सारे इनके साथ एग्रीमेंट साइन किए ताकि इनको रिलीफ मिले, ये चीज़ें देखने को मिली हैं। और उसके बाद जब ये मीटिंग ख़त्म होती है तो इस मीटिंग के बाद यहाँ पर जो ये प्रेसिडेंट्स हैं, ये जो यहाँ पर खासकर गोतबाया साहब हैं, ठीक है, ये ट्वीट वगैरह करते हैं कि जो मीटिंग है काफ़ी अच्छी रही है। ठीक है, काफ़ी सारे चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुआ है, तो ये यहाँ पर चीज़ें बताते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे एग्जैक्टली यहाँ पर श्रीलंका के अंदर क्या, किस प्रकार के क्राइसिस आज के टाइम पर देखने को मिलने वाले हैं। इनफैक्ट रिसेंटली काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें बताया गया कि श्रीलंका कुछ टाइम बाद फेल मार जाएगा, पूरी कंट्री। क्लियर हुआ? तो ये कुछ आर्टिकल थे, आई होप आप लोग क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद आज मंडे है, मंडे में कोई भी इकॉनमी या फिर बिजनेस सेक्शन नहीं आता है, तो यहाँ पर एक तरीके से आपका कोई भी इकोनॉमिक आर्टिकल मंडे में तैयार नहीं हो पाता है। अब हम चलेंगे डायरेक्टली अपने एडिटोरियल पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। तो आज बेसिकली 3 एडिटोरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, डिस्कस करेंगे सेंटर और स्टेट के लेकर भी, और साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ गवर्नर और सीएम के बीच में क्या डिस्प्यूट्स चल रहे हैं आज के टाइम पर केरला के अंदर। केरला का पूरा डिस्प्यूट यहाँ पर समझाया है इन्होंने। ठीक है, गवर्नर को एक माइंडफुल पर्सन होना चाहिए। ठीक है, कैसे होना चाहिए वो मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर इस आर्टिकल में। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट एडिटोरियल है यहाँ पर मीडिएशन को लेकर चर्चा की गई है। अब यहाँ पर जो मीडिएशन है एक बहुत अच्छा स्टेप है, इससे क्या हो सकता है, जो कोर्ट के पास पेंडेंसी का केसेस पड़ा हुआ है, कोर्ट के पास जो बर्डन है वो बर्डन कम हो सकता है, ऐसा ऑथर बताते हैं। इस पूरे आर्टिकल को देखेंगे ऑथर यहाँ पर क्या बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एडिटोरियल यहाँ पर ये वाला आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक तरीके से डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में चर्चा की गई है कि अभी जो ज्वाइंट कमेटी रिपोर्ट थी वो डेटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर मतलब इसके सोल्यूशन लाने के बजाय इसके ऊपर और ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर उठा दिए गए हैं। तो वो क्या है मुद्दा, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये वो ओमिक्रॉन से वायरस से लेकर देखने को मिलेगा कि कौन सा मास्क बेटर रहेगा। तो ये हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप लोग स्किप कर सकते हो। उसके बाद कुछ और आर्टिकल्स आपको ये देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये आर्टिकल हैं जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में चर्चा की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी ईडब्ल्यूएस कोटा को अलाउ कर दिया है, और अभी आप देख पाओगे नीट पीजी की काउंसलिंग अलाउ हो चुकी है, जो कि मैंने अभी पेज नंबर 1 पर आपको बताया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो नीचे आर्टिकल है आपको ये बात करता है हमारे इकॉनमी को लेकर। इकॉनमी के अंदर काफ़ी सारा कॉन्ट्रीब्यूशन आज के टाइम पर आपको देखने को मिलेगा। इकॉनमी हमारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई नजर आएगी, ऐसी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं। लेकिन अभी ग्रोथ कंसर्न देखने को मिला। जो एनएसओ है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इन्होंने बताया हमारी जो जीडीपी है वो काफ़ी डाउन हुई है दिसंबर के मंथ में, हम लोगों ने देखा। तो ये सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। ये सब ऐसे आर्टिकल जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये फ्रंट पेज पर आते रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले कुछ नया इनिशिएटिव, यहाँ पर कुछ नई चीज़ें जो बताई गई हैं। तो पहले आर्टिकल में यहाँ पर जो ये बात हो रही है, ये बात हो रही है गवर्नर को लेकर और सीएम को लेकर, खासकर केरला के बारे में एक सिचुएशन बताई गई। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। फिलहाल तो इस आर्टिकल को लिखा है पीडीटी आचार्य जी ने। ये कौन है, तो यहाँ पर इनके बारे में आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। ये एक फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल है लोकसभा के। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ इस आर्टिकल में क्या बताया गया। केरला के अंदर आज के टाइम पर एक कंसर्न चल रहा है। कंसर्न क्या चल रहा है, एक स्टैंड ऑफ चल रहा है बिटवीन द गवर्नर एंड द सीएम। और वो क्या है कंसर्न, क्या है स्टैंड ऑफ है, मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो आपको कुछ और अलग से चीज़ें समझनी होंगी, वो भी मैं आप लोग को आगे चलते चलते बता दूंगा। पहले हम लोग डायरेक्टली बीच से स्टार्ट करते हैं, ताकि हम लोग एक सीक्वेंस वाइज में इस आर्टिकल को कवर कर सके, क्योंकि आर्टिकल सीक्वेंस वाइज में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो केरला सिचुएशन क्या है, ये काफ़ी क्यूरियस है। आज के टाइम पर क्या है, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, और वो कंट्रोवर्सी है जो कन्नूर यूनिवर्सिटी है। केरला के अंदर आपको एक यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी जिसका नाम है कन्नूर यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को अपॉइंट करने के ऊपर, हम लोग अपॉइंट वर्ड ना यूज़ करके रीअपॉइंट यूज़ करते हैं, कि एक व्यक्ति को वापस से रीअपॉइंट किया गया है एज अ वाइस चांसलर ऑफ कन्नूर यूनिवर्सिटी। इसी को लेकर ये कंसर्न दिखाई दिया है, इसी लेकर को ये डिस्प्यूट दिखाई दिया है। देखो, अब यूनिवर्सिटी की बात आती है तो पहली बात एक स्टेट यूनिवर्सिटी होती है। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, आपको मालूम होगा। अभी बात चलिए स्टेट यूनिवर्सिटी की। ठीक है, जो राज्य के अंदर यूनिवर्सिटी है, जो कि सरकार चला रही है। अब जो ये यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर गवर्नर का रोल होता है। गवर्नर का रोल होता है काफ़ी बड़ा स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। क्या रोल होता है, देखो ज़्यादा केसेस के अंदर जो गवर्नर होता है ना स्टेट के अंदर, वो यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी का एक्स ऑफिशियो चांसलर होता है। आप कह सकते हो एक चांसलर देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जो गवर्नर है, स्टेट गवर्नर, वो यहाँ पर उस यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है, आपको ध्यान रखना है।
फिर उसके बाद काफ़ी सारी पावर्स फंक्शंस वगैरह भी आते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। उस स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के रिगार्डिंग काफ़ी सारे मतलब डिसीजन को वो ले सकता है, जैसे कि वाइस चांसलर को अपॉइंट करना। तो वाइस चांसलर को भी अपॉइंट किया जा सकता है किसके थ्रू, यहाँ पर स्टेट गवर्नर के थ्रू। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर किस यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा की गई है, कन्नूर यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा की गई है, जहाँ पर वाइस चांसलर को रीअपॉइंट किया गया है, ठीक है। अब होता क्या यहाँ पर बोला गया, अब ये जो मैंने बताया आपको, वाइस चांसलर को रीअपॉइंट किया गया किसके थ्रू, गवर्नर के थ्रू, क्योंकि जो गवर्नर है वो यहाँ पर इस स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर एज अ चांसलर या फिर एज अ एक्स ऑफिशियो चांसलर की तरह सर्व कर रहा है। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में मैंने आपको बताया ना, यही होता है कि जो गवर्नर है वो स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर, जो गवर्नर तो स्टेट का रहता है लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर एज अ चांसलर भी सर्व करता है। और चांसलर का यहाँ पर काम है कि वो वाइस चांसलर को अपॉइंट कर सके और रीअपॉइंट कर सके। तो यहाँ पर यही मुद्दा ये उठा कि यहाँ पर सजेशन आता है स्टेट गवर्नमेंट की साइड से, मतलब एक तरफ सरकार आ गई इलेक्टेड गवर्नमेंट, और दूसरी तरफ यहाँ पर स्टेट का गवर्नर आ गया। ये आपको ध्यान रखना है, इधर गवर्नर आ गया, इधर इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई। अब ये बीच में कन्नूर यूनिवर्सिटी आ गई, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो इनकी सरकार है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये लोग यहाँ पर एक तरीके से एडवाइस देते हैं कि ये जो चांसलर है, वाइस चांसलर को रीअपॉइंट कर दिया जाए, ठीक है। इस प्रकार का यहाँ पर एडवाइस वगैरह आता है। तो बताया गया कि भाई सजेशन आता है स्टेट गवर्नमेंट की साइड से कि यहाँ पर ये जो वाइस चांसलर है इनको रीअपॉइंट करना चाहिए, ठीक है, इनको रीअपॉइंट करना चाहिए। तो यहाँ पर मुद्दा क्या उठता है, गवर्नर यहाँ पर रीअपॉइंट कर भी देता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, गवर्नर यहाँ पर स्टेट गवर्नर भी है और उस यूनिवर्सिटी का चांसलर भी है। तो वो गवर्नर क्या करते हैं, वो यहाँ पर उस यूनिवर्सिटी के चांसलर को, वाइस चांसलर को अपॉइंट कर देता है, क्योंकि चांसलर के नीचे वाइस चांसलर आएगा जो कि पूरे स्टेट यूनिवर्सिटी को देखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नर उस वाइस चांसलर को रीअपॉइंट कर देते हैं सरकार के कहने पर, वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट के कहने पर, ऐसा बताया गया, ठीक है। वो जो सजेशन आता है सरकार की तरफ से, इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ से, उसको उस सजेशन को एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पर उन व्यक्ति को रीअपॉइंट कर दिया जाता है एज अ वाइस चांसलर इन द कन्नौर यूनिवर्सिटी। अब यहीं पर मुद्दा उठता है। फिर होता क्या है, कुछ दिन बाद गवर्नर पब्लिक में आते हैं और पब्लिक में आकर यहाँ पर एक सीरियस एलिगेशन, एक इल्ज़ाम लगाते हैं। इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि जो सरकार है, सरकार ने ज़बरदस्ती कर क्या करवाया है, इस वाइस चांसलर को रीअपॉइंट करवाया है, ठीक है। तो गवर्नर जो कि एक चांसलर भी है उस यूनिवर्सिटी के, तो ये पब्लिक में आए, इन्होंने बोला कि जो सरकार है, सरकार ने मुझे प्रेशर में डालकर, मुझे ज़बरदस्ती से यहाँ पर क्या करवाया, मैंने दबाव में आकर इन वाइस चांसलर को रीअपॉइंट किया है। ये मुद्दा यहाँ पर निकल कर आता है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो कुछ दिनों बाद यहाँ पर जो गवर्नर है वो पब्लिक में आते हैं और बोलते हैं कि इन्होंने एक ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट साइन किया है अंडर द प्रेशर फ्रॉम द गवर्नमेंट। क्लियर हुआ, ये यहाँ पर बताया गया। क्योंकि और फिर उसके बाद बोलते हैं कि मैंने एक गलत काम किया है, मैंने यहाँ पर वाइस चांसलर को रीअपॉइंट करके गलत काम किया और पहली बात मेरे ऊपर प्रेशर था, ऐसा यहाँ पर गवर्नर बोलते हैं। फिर उसके बाद गवर्नर यहाँ पर एक्ट करते हैं परफेक्टली, मतलब कि सब कुछ काम सही से कर देते हैं और उसका साइन वगैरह करके उनको वाइस चांसलर के तौर पर रीअपॉइंट कर दिया जाता है। और वाइस चांसलर यहाँ पर रीअपॉइंट हो सकते हैं, आपको ध्यान रखना है, इनको रीअपॉइंट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो अब मुद्दा उठता है, इसको लेकर डिस्प्यूट आगे समझ में आएगा। अब यहाँ पर क्या बोला ये गया कि जो चांसलर या फिर गवर्नर है, क्या गवर्नर को ये बात माननी चाहिए थी। देखो, गवर्नर के ऊपर सजेशन आ सकता है, गवर्नर को कोई भी सरकार जो है सजेशन दे सकती है, ऐसा यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है। तो हम लोग गवर्नर को सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये तो उसके ऊपर है कि वो उस सजेशन को एक्सेप्ट करे या ना करे, ठीक है। ये तो उसके ऊपर है कि वो उस सजेशन को एक्सेप्ट करे या ना करे। हम तो सजेस्ट कर सकते हैं, सरकार तो सजेस्ट कर सकती है, तो वो उनके ऊपर था कि वो चांसलर को रीअपॉइंट करें या ना करें। तो यहाँ पर शुरू में ये देखना चाहिए था, गवर्नर को ये काम शुरू में ही देखना चाहिए था। ऐसा तो नहीं है यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रेशर था कि गवर्नर ने उसको अपॉइंट कर दिया, ठीक है। तो गवर्नर को ये काम शुरू में देखना चाहिए था। ऑथर ये कहना चाहते हैं गवर्नर को एक माइंडफुल पर्सन होना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर दबाव नहीं था यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि उनके पास क्या दबाव नहीं था, क्योंकि यहाँ पर इनके अंदर यही सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन्ड है कि वो उनके ऊपर जो भी सजेशन आया है उनके पास, वो उस सजेशन को सुनते हुए वो उनके ऊपर है कि वो उस सजेशन को एक्सेप्ट करें या ना करें, ठीक है। तो अगर रीअपॉइंट नहीं करना था तो वो उस सजेशन को एक्सेप्ट ही ना करते, तो फिर उसके बाद ये विवाद ही ना क्रिएट होता। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर क्या बोला गया, जो गवर्नर है ही कैन एक्ट एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंटली, बिल्कुल खुलकर इंडिपेंडेंटली यहाँ पर ये एक तरीके से काम कर सकते थे, एक्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं किया गया इनके थ्रू। वो काम है बाद में आकर ये कुछ और बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी पॉलिटिक्स इश्यूज़ भी आपको देखने को मिल जाते हैं। क्लियर हुआ। तो ये यहाँ पे बताया गया। फिर उसका जो केरला हाई कोर्ट है, इन्होंने ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया एक लीगल पॉइंट को। एक केस हुआ था, कौन सा, गोपाला कृष्णन वर्सेस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ केरला करके यहाँ पर एक केस हुआ था, ठीक है। जहाँ पर क्या हुआ, जो गवर्नर ऑफ केरला है, यहाँ पे बताया गया जो गवर्नर ऑफ केरला है नीड्स टू अप्लाई हिज माइंड इंडिपेंडेंटली टू द केस ऑफ रीअपॉइंटमेंट। ये मुद्दा पहले ही बता चुके हैं, मतलब ऐसा केस यहाँ पर पहले हो चुका है, ये केस यहाँ पर आ चुका है, जहाँ पर ऑलरेडी क्या हुआ है
कि जो ये केस के अंदर हाई कोर्ट ने ऑलरेडी बता रखा था कि जो गवर्नर ऑफ केरला है उसको ज़रूरत है कि वो अपना दिमाग लगाएं जब भी किसी को रीअपॉइंट करें, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये मुद्दा ना उठाया जाए, ठीक है, क्योंकि वो उनके पास पूरी तरह से राइट है कि वो सजेशन को एक्सेप्ट करें या ना करें, उनके पास पूरा का पूरा हक है, ठीक है, अपने आप इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकते, तो अपना दिमाग लगाकर यहाँ पर काम करना चाहिए। इसको लेकर ऑथर मेंशन करते हैं, तो ऑथर ने यहाँ पर हेडिंग भी इसी को लेकर दे रखी है, गवर्नमेंट मस्ट बी माइंडफुल, ठीक है, यहाँ पर गवर्नर को एक तरीके से माइंडफुल होना चाहिए और सोच समझ के यहाँ पर स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या सभी जगह पर इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकते हैं? तो सभी जगह पर ये नहीं है, ठीक है, कुछ कुछ जगह पर आपको यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस भी देखने को मिलता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आते हैं यहाँ पर, अब आपने इशू समझ लिया कि एग्जैक्टली इशू चल क्या रहा है। रीसेंट मीडिया रिपोर्ट्स क्या बताती है, मैंने आपको बता दिया। रिलेशनशिप क्या देखने को मिल रहा है, मैंने आपको बता दिया। आज के टाइम पर एक स्टैंड ऑफ देखने को मिल रहा है किस किस के बीच में, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में और गवर्नर के बीच में, ठीक है, ये आपने समझ लिया। उसके बाद जो सिचुएशन है केरला के अंदर, मैंने आपको बताया सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर उसने, मैंने आपको बता दिया, स्टेट गवर्नर ने रीअपॉइंट किया था वाइस चांसलर को, ये भी चीज़ें मैंने आपको बता दी। देख पाओगे वहाँ पर जो चीज़ें हैं वही चीज़ें यहाँ पर सेम रिपीट करी गई हैं, ठीक है, ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं, ये आपको पूरा मैंने मुद्दा समझा दिया है। क्लियर हुआ? उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बताया जा रहा है ये जो मुद्दा है ये पहली बार निकल कर नहीं आया कंट्री में, ठीक है, ऐसे मुद्दे पहले भी उठ चुके हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर आप कह सकते हो यहाँ पर ही मुद्दा उठा था, ठीक है, और राजस्थान के अंदर आप देख पाओगे तो ये मुद्दे पहले भी ऐसे उठ चुके हैं, महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये ऐसे डिस्प्यूट्स पहले भी आए हैं, ऐसा नहीं है कि नई डिस्प्यूट आए, ठीक है, कोई नया डिस्प्यूट नहीं है, ऐसा ही बताया गया। अब उसके बाद मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बस खाली इसके बारे में ध्यान रखना। मैंने आपको बताया एक स्टेट यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा और दूसरा आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगा। जो स्टेट यूनिवर्सिटी है इनके अंदर गवर्नर का काफ़ी बड़ा रोल रहता है, गवर्नर वाइस चांसलर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है, ये आपको पता है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, केरला के केस का क्या हुआ है मैंने आप लोग को ये भी बता दिया। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 2009 है, जो कि इसके अंदर मेंशन नहीं, मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 2009 है, ठीक है, या फिर और दूसरे स्टैच्यूज हैं। इसके बेसिस पर अगर हम बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट यहाँ पर एक तरीके से काम करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर, और आप कह सकते हो कि जो भी प्रेसिडेंट होता है वही यहाँ पर चांसलर को इलेक्ट करते हैं, चांसलर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी का काम अलग अलग है। स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर स्टेट ऑफ गवर्नर अपॉइंट कर दे तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर कौन चांसलर को अपॉइंट करता है, हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, साथ साथ वाइस चांसलर को भी हमारे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? ये मैंने बहुत सिंपल सी चीज़ें बताई हैं आपको, जो कि इस आर्टिकल में मेंशन नहीं है, मैंने आपको लेकिन सिंपल सा बता दिया, जो कि आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। उसके बाद जो अगला आर्टिकल यहाँ पर बात करता है मीडिएशन बिल को लेकर। अब जो ये आर्टिकल है ये लिखा गया है किनके थ्रू, जिनका नाम है आर.के. विज। इन्होंने पहले ही बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं विमेंस को लेकर, विमेन एम्पावरमेंट को लेकर, तो आर्टिकल्स काफ़ी अच्छे लिखते हैं, ठीक है। अब ये एक फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस छत्तीसगढ़। तो इन्होंने बोला है जो भी व्यूज़ है मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर इनके पर्सनल व्यूज़ एग्जैक्टली क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे बात की गई मीडिएशन बिल के बारे में। आप नाम समझ पा रहे होंगे, मीडिएशन मतलब एक जना बीच में आ जाए और उस मुद्दे को सुलझा दे। मान लो यहाँ पर एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, इन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर लैंड को लेकर, एक प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई चल रही है, ठीक है। अब लड़ाई चल रही है तो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की लड़ाई को सुलझाने के लिए कोर्ट भागेंगे, तो कोर्ट से अच्छा है क्यों ना मीडिएशन कर लें। मीडिएशन करने के लिए यहाँ पर एक मीडिएटर की ज़रूरत है, बीच में एक व्यक्ति आएगा, इस मामले को सुलझा देगा। क्लियर हुआ? इसी को हम लोग बोलते हैं मीडिएशन। इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा जो कोर्ट के ऊपर आज के टाइम पर दबाव पड़ा हुआ है केसेस का, ऑलरेडी बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो कम हो जाएगा, ठीक है। वो मुद्दा हमारा थोड़ा सा जो दबाव है आज के टाइम पर वो कम हो जाएगा, ये चीज़ें देख सकते हैं। तो होता क्या है यहाँ पर, इस चीज़ के बारे में मेंशन क्या है, पहले मैं आपको डायरेक्टली टॉपिक पर लेकर चलता हूँ। तो वो टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि उससे पहले यहाँ पर चर्चा की गई है कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मीडिएशन बिल को लेकर क्या क्या बोला है। लेकिन बात करें जो मीडिएशन बिल 2021 है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में दिसंबर 2021 के अंदर, पिछले महीने की बात है, इसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया और अब यहाँ पर चर्चा की गई है इसके बारे में। ये जो मीडिएशन बिल है क्या कर सकता है, ये यहाँ पर प्रोवाइड करवाएगा एनफोर्समेंट ऑफ सेटलमेंट अग्रीमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन। मतलब कि मैंने आपको बताया कोई भी डिस्प्यूट है, कोई भी सिविल या फिर कमर्शियल डिस्प्यूट आपको देखने को मिलेगा। इन केस ऑफ सिविल और कमर्शियल डिस्प्यूट जो भी पर्सन है वो क्या करेगा, अपने डिस्प्यूट को ट्राई कर सकता है कि उसको सुलझाया जाए बाय मीडिएशन। मतलब एक व्यक्ति को बीच में रख के उसको सुलझाया जा सकता है। मतलब आप कोर्ट या ट्रिब्यूनल पहुंचने से पहले भी उस मुद्दे को सुलझा सकते हो, जहाँ पे कोर्ट में बाद में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाद में कोर्ट के चक्कर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पहले भी ये मामला सुलझा सकते हो बाय मीडिएशन, एक व्यक्ति को बीच में रखकर। क्लियर हुआ? ये यहाँ पर मेंशन किया गया है मीडिएशन के अंदर, क्या मेंशन किया गया है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये किसके लिए, सिविल और क्रिमिनल डिस्प्यूट्स के लिए आपको ये देखने को मिलेगा। कोई भी सिविल डिस्प्यूट है या फिर कोई क्रिमिनल डिस्प्यूट्स आपको देखने को मिल जाएगा उसके बेसिस पर। फिर यहाँ पर बात की गई है कि
यहाँ पर क्रिमिनल डिस्प्यूट्स भी देखे जा सकते हैं, कोई क्राइम का कोई मामला देखने को मिला है तो यहाँ पर भी मीडिएशन हो सकता है, लेकिन क्राइम के मामले में ज़्यादा कोई प्रोविज़न इस बिल के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन कुछ प्रोविजंस ज़रूर मेंशन है। कुछ प्रोविजंस ऐसे मेंशन है जो कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को इंप्रूव कर सकते हैं लोकेलिटी के अंदर, या फिर जो क्रिमिनल केसेस हैं वहाँ पर कंपाउंडिंग को इंकरेज कर सकते हैं। कंपाउंडिंग मतलब कॉम्प्रोमाइज़ को, ठीक है। ऐसे केसेस, ऐसे क्रिमिनल ऑफेंसेस जहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, आप कह सकते हो मीडिएशन हो सकता है, तो कॉम्प्रोमाइज़ को यहाँ पर क्रिमिनल केसेस के अंदर इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्रिमिनल केसेस को लेकर भी कुछ प्रोविजंस आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर ये काम किया जा सकता है। तो कंपाउंड ऑफेंसेस आर दोज ऑफेंसेस दैट कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड। क्लियर हुआ? अब इस बिल के कुछ सेक्शंस के बारे में बात करी गई है। सबसे पहली बात, यहाँ पर ये जो बिल है इसका सेक्शन 7 क्या बोलता है? सेक्शन 7 ये बोलता है जो भी कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, एक डिस्प्यूट इनके पास आया है, वो डिस्प्यूट रेफर कर सकते हैं कि आप मीडिएशन करके भी इस डिस्प्यूट को सुलझा सकते हो, ठीक है। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस आपको पता है क्या हो गए, ठीक है। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस से लेकर मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस तक को भी यहाँ पर सॉल्व किया जा सकता है। मैट्रिमोनियल मतलब जो शादी से रिलेटेड विवाद देखने को मिलते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर सॉल्व किया जा सकते हैं। क्लियर हुआ? तो मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस वो होते हैं जो पीनल कोड के अंदर मेंशन्ड है, ये मैरिज से रिलेटेड होते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर ये बोला कि चलो इन केसेस को देखा जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद इस बिल का जो सेक्शन 44 है वो क्या बोलता है? इस बिल का सेक्शन 44 यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है कि कोई भी डिस्प्यूट, एनी डिस्प्यूट लाइकली टू अफेक्ट पीस, हार्मनी, ट्रैंक्विलिटी, मतलब कि आप कह सकते हो कोई फैमिली है, ठीक है, कोई रेसिडेंट है या फिर कोई लोकेलिटी के अंदर व्यक्ति रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, किसी के बीच में, इन दो फैमिलीज़ के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, रेसिडेंट्स के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट हो गया है शांति को लेकर, ठीक है, पीस हार्मनी को लेकर यहाँ पर कोई विवाद क्रिएट हो चुका है, तो इसको भी सेटल किया जा सकता है, लेकिन सेटल किया जाएगा थ्रू कम्युनिटी मीडिएशन। तो कम्युनिटी के बेसिस पर यहाँ पर मीडिएट किया जाएगा, इधर से कुछ लोग, इधर से यहाँ पर बीच में जो लोग होंगे वो यहाँ पर उस मैटर को सॉल्व करवाएंगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर ये जो सेटलमेंट है आप कह सकते हो, इसी को हम लोग मीडिएशन बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर इस एक्ट का तीसरा प्रोविजन क्या बोलता है, सॉरी इस एक्ट के अंदर प्रोविजन बोल रहा हूँ, इस एक्ट के अंदर तीसरी चीज़ यहाँ पर ये बोली गई, जो प्रोविजंस हैं वो यहाँ पर कुछ एक्ट मतलब कुछ चीज़ें जहाँ पर अच्छे से काम नहीं कर सकते, जैसे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वेमेन एट वर्क प्लेस हो गया, ठीक है, या फिर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स सीनियर सिटीजन एक्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन चीज़ों को ओवरराइड नहीं किया जा सकता, ये हमारे पास कुछ एक्ट है, ठीक है, इनको ओवरराइड नहीं कर सकता है ये मीडिएशन बिल, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो मीडिएशन बिल है ये सिर्फ और सिर्फ इम्प्लाई होगा किसके ऊपर, कुछ डिस्प्यूट्स के ऊपर, ठीक है, जो कि हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं मीडिएशन के माध्यम से, जैसे कंपाउंडिंग डिस्प्यूट हो सकता है, कंपाउंडिंग मतलब जो कि कॉम्प्रोमाइज़ करके डिस्प्यूट्स को सुधारा जा सकता है, कुछ क्रिमिनल केसेस हो सकते हैं, कुछ कमर्शियल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, कुछ सिविल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल डिस्प्यूट सारे नहीं हो सकते, ठीक है, सारे क्राइम यहाँ पर आप कह सकते हो मीडिएशन के थ्रू सॉल्व नहीं किया जा सकते, ये भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन कुछ तो सॉल्व किए जा सकते हैं। क्लियर हुआ? ये मेंशन किया गया, जैसे कि यहाँ पर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट वगैरह केस है तो यहाँ पर मीडिएशन के थ्रू अगर सॉल्व करें तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं। क्लियर हुआ? देन उसके बाद क्या बोलते हैं ऑथर, तो इस लॉ का मेन मकसद यही है कि हम लोग कमर्शियल और सिविल डिस्प्यूट्स को जो है एक तरीके से इस मीडिएशन के थ्रू माध्यम से जो है हम लोग सॉल्व करें। हालांकि सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर यहाँ पर यह मुद्दा बाहर रखा गया है, इस बिल के अंदर सेक्सुअल हैरेसमेंट को इस मुद्दे से थोड़ा सा बाहर ही रखा गया है, ठीक है, ये मुद्दे मीडिएशन के थ्रू यहाँ पर सॉल्व नहीं हो सकते, बहुत मुश्किल है यहाँ पर मीडिएशन के थ्रू यहाँ पर मुद्दे सॉल्व हुए। क्लियर हुआ? देन उसके बाद यहाँ पर क्या बोलता हूँ ऑथर, जो हमारा सीआरपीसी है, सीआरपीसी का सेक्शन 320, ठीक है, सेक्शन 320 इन सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये प्रोवाइड करवाता है कि हम लोग क्या कुछ जो क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, ठीक है, आप कह सकते हो बहुत सारे जो क्राइम ऑफेंसेस, क्रिमिनल ऑफेंसेस देखने को मिलते हैं, उन मैटर्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, खासकर ऐसे ऑफेंसेस जहाँ पर आप कह सकते हो माफ़ी दी जा सकती है एक्यूज को, ठीक है, एक्यूज को माफ़ किया जा सकता है, निर्दोष साबित किया जा सकता है, तो वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपाउंडिंग, ये जो हमारा पूरा का पूरा कंपाउंडिंग ऑफेंस उसके अंदर आएगा, तो हम लोग यहाँ पर उन ऑफेंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे बताया गया 43 क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं ऐसे, ठीक है, 43 क्रिमिनल ऑफेंसेस के अंदर आप देख पाओगे ये बॉडी ऑफेंसेस से लेकर प्रॉपर्टी ऑफेंसेस भी देखने को मिलता है, प्रॉपर्टी को लेकर क्राइम देखने को मिलता है, ठीक है, जिनको हम लोग कंपाउंड कर सकते हैं, जिनको हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करवा सकते हैं। और इसमें आपको 13 ऑफेंसेस ऐसे देखने को मिलेंगे जिसको हम लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, कोर्ट की परमिशन लगती है। तो मतलब कुछ क्रिमिनल केसेस हैं जिसको भी कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे जहाँ पर कोर्ट की परमिशन लगेगी, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जहाँ पर मीडिएशन नहीं हो सकता, जैसे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे केसेस हैं जहाँ पर मीडिएशन होना काफ़ी मुश्किल भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। इन जनरल क्या होता है, देखो इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर मीडिएशन होगा तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इन जनरल क्या है, कोई केस होगा, पुलिस यहाँ पर आएगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, इन्वेस्टिगेट करने के बाद यहाँ पर पूरा आगे मामला पहुँचेगा, मजिस्ट्रेट तक पहुँचेगा, आगे पहुँचेगा मामला, काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर चीज़ें मेंशन करी गई। लेकिन उसके बाद मीडिएशन के माध्यम से क्या होगा, मीडिएशन के माध्यम से यहाँ पर एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर मिलेगा,
कोर्ट से, और उसके बाद यहाँ पर आप लोग अपना जो भी ऑफेंस है एक तरीके से उसको कंपाउंड कर सकते हो, एक तरीके से यहाँ पर आप कर सकते हो कॉम्प्रोमाइज़ करवा सकते हो। तो मतलब कि इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कोर्ट के चक्कर मारने पड़ते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो क्या आप लास्ट में एक क्वेश्चन होगा आपका, तो अगर मान लो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और बाद में वो व्यक्ति अपने मुखर गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, एक अग्रीमेंट लीगली अग्रीमेंट को साइन किया जाएगा, ठीक है, उसके बेसिस पर यहाँ पर काम किया जाएगा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई हैं, क्लियर हो चुका है। बहुत सिंपल से शब्दों में यहाँ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि आखिरकार ये मीडिएशन बिल के अंदर क्या बताया गया। उसका यहाँ पर क्या बोलते हैं, उसके बाद ये बोलते हैं, देखो रिकमेंडेशन आती है लॉ कमीशन से, लॉ कमीशन रिकमेंडेशन है इन 243 रिपोर्ट के अंदर, ठीक है, सेक्शन 498 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। तो ये सब यहाँ पर काफ़ी सारे रिकमेंडेशंस देते हैं, और रिकमेंडेशंस किस बेसिस पर दिए गए, इन्होंने ये बताया कुछ केसेस जो अल्टीमेट लेवल का है, जैसे कि मान लो हस्बैंड से रिलेटेड कोई केस आया, कोई विवाद आया, ठीक है, कोई क्रुएल्टी दिखाया, अत्याचार दिखाया जा रहा है हस्बैंड के थ्रू, तो इनको भी यहाँ पर कंपाउंडेबल किया जा सकता है, मतलब कि इनको भी कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू यहाँ पर क्या किया जा सकता है, रिजॉल्व किया जा सकता है। ये आपको देखना है, ठीक है। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, जैसे मैंने आपको बताया, शादी से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको भी सॉल्व किया जा सकता है, ये इसके अंदर देखने को मिला। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा यह होगा कि इससे यहाँ पर मीडिएशन होगा, मीडिएशन होगा तो यहाँ पर मामला कोर्ट में नहीं पहुँचेगा, कोर्ट में ऑलरेडी केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, ये चीज़ यहाँ पर ऑथर ने तीसरी बार बोली है। तो यहाँ पर इससे मामला काफ़ी सॉल्व होता हुआ नजर आएगा, प्लस पुलिस के ऊपर भी प्रेशर काफ़ी सारा कम हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो ऑथर यहाँ पर ये चीज़ें मेंशन करते हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो मीडिएशन को लेकर आज के टाइम पर जो भी मतलब मीडिएशन को लेकर जो भी बातचीत है हमारे यहाँ पर, वो कहीं पर मेंशन की गई है। देखो स्पेसिफिक लॉज तो थोड़े बहुत आपको लॉज देखने को मिलेंगे, लेकिन कोई अलग से लेजिस्लेशन मीडिएशन को लेकर नहीं देखने को मिलेगा। थोड़ी बातें यहाँ पर मेंशन है कहीं कहीं पर, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा इसके बारे में डिटेलिंग मेंशन नहीं है। तो उसी को लेकर हम लोग मीडिएशन बिल को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। तो इस बिल को अभी इंट्रोड्यूस किया गया है, कब, 2021 दिसंबर के मंथ में। आगे इसके ऊपर क्या काम किया जाएगा, आगे की बात है। क्लियर हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट एडिटोरियल यहाँ पर ऑथर लिखते हैं, ऑथर का नाम है जयवीर शेरगिल, ठीक है। अब ये ऑथर कौन है तो इनके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। ये बेसिकली एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर आपको देखने को मिलेंगे, नेशनल स्पोक्स पर्सन है। अब इन्होंने यहाँ पर चर्चा की है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी यहाँ पर व्यक्ति देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में बताया, ठीक है। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल की कुछ खामियों के बारे में बताया है, ठीक है। आपको मालूम होगा एक कमेटी तैयार की गई थी, जॉइंट कमेटी रिपोर्ट। जॉइंट कमेटी रिपोर्ट ने यहाँ पर सारी अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं कि हम लोग पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर कैसे चल सकते हैं। ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 से चर्चा में है, ठीक है। 2019 से चर्चा में है कि लोगों के लिए एक आशा बना हुआ है कि लोगों का जो डेटा है, जैसे आपका मेरा कोई भी हमारा डेटा है, तो हम लोगों के डेटा को ये प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। इसको लेकर ये आशा जगाता है लोगों के अंदर। लेकिन है क्या आज के टाइम पर आप देख पाओगे, इसको लेकर एक कमेटी थी, जॉइंट कमेटी रिपोर्ट। तो जॉइंट कमेटी रिपोर्ट ने इस बिल के ऊपर काफ़ी सारा अपना डिस्कशन दिया, अपनी बहुत सारे सजेशन दिया, और इनफैक्ट इस मामले को सुलझाने की बजाय और उलझा दिया। यहाँ पर बात करनी चाहिए थी प्राइवेसी ऑफ सिटीजन्स की, जो आप हो मैं हूँ, हमारे जो डेटा है हमारी, उसके प्राइवेसी को लेकर बातचीत करनी चाहिए, तो वो तो बातचीत हुई नहीं। इसके अलावा यहाँ पर बोला गया कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर निगरानी रख सकते हैं, वो यहाँ पर बताया गया, ठीक है। मतलब कि किस प्रकार से निगरानी रखी जा सकती है डेटा के ऊपर, वो यहाँ पर बता दिया गया। मतलब इस डेटा के अंदर, मतलब ये बोला जाए जो ये बिल है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, इसके अंदर कुछ खामियां हैं। खामियां क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कुछ कमियां क्या हो सकती हैं वो मैं आपको बताता हूँ, वो ऑथर ने यहाँ पर मेंशन करी हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स मेंशनड है। पहले तो आपको ये बताना है फंडामेंटल राइट कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक मेंशनड है। तो अब बात की गई है फंडामेंटल राइट्स के अंदर, एक हमारे पास राइट टू प्राइवेसी है ना, कि आपका और मेरा जो भी डेटा है हम लोग उसको एक तरीके से प्राइवेसी के तौर पर देखें, हमारा डेटा प्रोटेक्ट रहे। और ये बात की गई थी पुत्तास्वामी जजमेंट के अंदर, जो पुत्तास्वामी आया था केस पुत्तास्वामी जजमेंट, यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट बता दिया गया कि हाँ भाई ये फंडामेंटल राइट है। और उसके बाद यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो रिपोर्ट है जिसके बारे में चर्चा की है जॉइंट कमेटी रिपोर्ट को लेकर, जो कि डेटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर रिपोर्ट तैयार की गई है, ये रिपोर्ट को डिवाइड किया गया दो डोमेन्स के अंदर, गवर्नमेंट और प्राइवेट के ऊपर, ठीक है। कुछ यहाँ पर गवर्नमेंट किस प्रकार से डेटा प्रोटेक्ट करेगी और प्राइवेट किस प्रकार से डेटा प्रोटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया प्राइवेट की तो आपने कमर कस ली कि प्राइवेट वाला जो है डेटा को ब्रीच नहीं कर सकता। कोई प्राइवेट एंटिटी है, प्राइवेट कंपनी है, वो आपके डेटा का नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आपने प्राइवेट के ऊपर तो पूरी तरह से चीज़ों को खींच के रखा है, लेकिन सरकार के ऊपर क्या खींच के रखा है? नहीं, सरकार को छूट मिली है इस बिल के अंदर, सरकार को एग्जेम्पशन मिला है, क्योंकि इस बिल के अंदर क्लॉज 35 जब आप देखोगे तो सरकारी एजेंसीज को, गवर्नमेंट एजेंसीज को छूट मिली है कि वो आपके डेटा को यूज़ कर सकता है। तो इसके प्राइवेसी से फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है। ये डेटा प्रोटेक्शन बिल का मेन मकसद क्या था कि आपका डेटा प्रोटेक्ट रहे, लेकिन आप लोगों ने प्राइवेट से तो पूरी तरह से प्रोटेक्ट रखा है, लेकिन सरकार को यहाँ पर छूट मिल चुकी है। तो यहाँ पर ऑथर यही बोलते हैं, इफ़ प्राइवेट एंटिटीज कैन गिवन अ ट्रांजिशन टाइम टू कंप्लाई विद दिस एक्ट। यहाँ पर जब उन लोगों को लागू करने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पर सरकार के ऊपर ये चीज़ एक्सटेंड क्यों नहीं करी गई, सरकार के ऊपर यहाँ पर एक तरीके से इन चीज़ों को क्यों नहीं लगाया गया है।
ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ पहले तो इस प्रोटेक्शन बिल के बारे में। ठीक है, तो अभी क्या हुआ था, हाल ही में जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, इन्होंने यहाँ पर रिपोर्ट को फाइनलाइज किया और इस रिपोर्ट को ड्राफ्ट किया किसके ऊपर, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर। और इन्होंने बोला ये जो बिल है ये जल्दी यहाँ पर विंटर सेशन में पार्लियामेंट में सून इसको टेबल किया जाएगा, वो यहाँ पर चर्चा की जा रही थी। ठीक है, अब डेटा प्रोटेक्शन बिल को हम लोग सबसे पहली बार लेकर आए थे 2019 के अंदर, आपको ध्यान रखना है। और इसको रेफर किया गया जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को कि भाई इसको एग्जामिन करो, इसको देखो इसके अंदर क्या खामियां हो सकती हैं, क्या सही है, सब कुछ देखो अच्छे से। अब ये जो बिल है इसको ड्राफ्ट किया गया और यहाँ पर ये बिल का मेन मकसद था आपकी प्राइवेसी को मेंटेन करना। देखो होता क्या है, ये बिल सब कुछ सही करता है, बताता है कि हाँ भाई चलो अच्छी बात है, आपका डेटा प्रोटेक्ट किया जाएगा। लेकिन इस बिल के अंदर, इस डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर एक खामी है, वो है क्लॉज 35। क्लॉज 35 एग्जाम्पशन क्लॉज है। मतलब कि इस कमेटी ने यहाँ पर बताया कि देखो इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा, यह है कि सरकार को अलाउंस दे रखा है, सरकार को अलाउ कर रखा है कि सरकार अपनी एजेंसीज़ को क्या कर सकती है, जो गवर्नमेंट अपनी जो एजेंसीज़ है उनका इस्तेमाल कर सकती है और लोगों का डेटा यहाँ पर कलेक्ट कर सकती है। मतलब पब्लिक ऑर्डर के नाम पे, सॉवरेनिटी के नाम पे, फ्रेंडली रिलेशंस के नाम पे आप यहाँ पर डेटा को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब सरकार को एग्जाम्पशन मिला है कहीं ना कहीं डेटा प्रोटेक्शन को लेकर, क्या है कि आपका कोई डेटा यूज़ नहीं करेगा, आपके डेटा को पूरी प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक है, आपका डेटा ब्रीच नहीं होगा। लेकिन सरकार को यहाँ पर छूट मिली है, सरकार यहाँ पर इसको देख सकती है, तो फिर इसमें क्या मतलब क्या ही डेटा प्रोटेक्ट रह गया, ये यहाँ पर ऑथर का कहना है। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या मेंशन किया ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एट द लास्ट यहाँ पर ऑथर क्या बोलते हैं, ऑथर ये बोलते हैं कि देखो सरकार ने अपने हाथ में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार, उन्होंने अपने हाथ में सारी चीज़ें ले रखी हैं। क्यों? क्योंकि जब डेटा प्रोटेक्शन की बात आती है तो इसमें एक अथॉरिटी को बनाया जाता है जिसका नाम है डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ठीक है, अब डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी होगी जिसके अंदर काफ़ी सारे लोग अपॉइंट करे जाएंगे। ठीक है, और जो ये बिल है इसने बताया कि भाई डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के जो फंक्शन ड्यूटीज़ है इसके बारे में सारी चीज़ें आराम से बताई हैं। लेकिन ये दिक्कत ये है कि ये जो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी है ये कैसे चीज़ों को मैनेज करेगी, क्योंकि इस डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के अंदर जो भी लोग हैं, ठीक है, और वो एक कंसर्न वाली बात है। कंसर्न वाली बात क्या है, जो भी लोग हैं यहाँ पर उसको अपॉइंट किया है किसने, उसको अपॉइंट किया है सरकार ने। तो वो अपॉइंट कौन करेगी, सरकार करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, जो पैनलिस्ट के अंदर जो भी अपॉइंटमेंट करने की पावर है, जो भी लोग को अपॉइंट किया जाएगा, तो वो सब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। तो यहाँ पर एट द लास्ट फिर से बोला गया कि भाई जो प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन है, लोगों की जो प्रोटेक्शन की जा रही है, फंडामेंटल राइट जो है यहाँ पर लोगों का, जो उसके प्रोटेक्शन के लिए आप जो काम कर रहे हो, इसके अंदर यहाँ पर जो भी पावर्स वगैरह हैं वो सब आपने वापस से आप कर सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले रखी है। ठीक है, जो ये अथॉरिटी है यहाँ पर क्या है, कहीं ना कहीं इस अथॉरिटी के ऊपर सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट वापस से रोल करने लगेगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करेगा, केंद्र सरकार इसके अंदर लोग को अपॉइंट करेगा। ठीक है, वो अथॉरिटी इनके हिसाब से काम करेगी, तो इससे कहीं ना कहीं जो हमारा इंडिपेंडेंट सिस्टम है वो कमजोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो फेडरलिज्म का सिस्टम है वो कमजोर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात ये की जाती है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर काम करती है, इंडिया की एक क्वासी फेडरल है। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर आप कह सकते हो ये सिस्टम भी कमजोर देखने को मिलेगा, क्योंकि सारी पावर्स सेंटर अपने हाथ में ले रही है। तो मतलब ये है, इनका मुद्दा कहने का ये है कि अगर हम लोग बात करें, जो ज्वाइंट कमेटी रिपोर्ट है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर, इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए इसको सॉल्व करने के बजाय, क्वेश्चन पे क्वेश्चन उठाएं कि भाई यहाँ पर ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, यहाँ पर सॉल्व करने की बातचीत करी ही नहीं गई। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया एग्जैक्टली क्या दिक्कत है। देखिए, आप प्रोटेक्शन के बारे में बातचीत तो की जाती है, लेकिन क्लॉज 35 जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंसर्न बनता है। क्लॉज 35 हो गया, क्लॉज 12 हो गया, ये जो बिल है ये कहीं ना कहीं, इस बिल के अंदर जो क्लॉज 12, क्लॉज 35 है, ये कहीं ना कहीं सरकार को छूट देते हैं, सरकारी एजेंसीज क्या कर सकती हैं, आपके डेटा का यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पर इससे फ़ायदा क्या रहेगा, जब हम लोग डेटा प्रोटेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आप कर सकते हो, तो जब प्रोटेक्ट करो तो पूरी तरह से प्रोटेक्ट करो, यहाँ पर किसी के पास भी कहीं से कहीं तक यहाँ पर हमारा डेटा ब्रीच नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद जब डेटा प्रोटेक्शन को लेकर एक अथॉरिटी बनाई जाएगी, तो उस अथॉरिटी के अंदर भी क्या होगा, जो सरकार है, खासकर जो केंद्र सरकार है, वो अपने लोगों को रखेगी, अपने हिसाब से मेंबर्स को अपॉइंट करेगी। तो आप कह सकते हो यहाँ पर भी सरकार ने अपना रोल बना लिया, यहाँ पर भी दबाव बना लिया। तो आप कह सकते हो इसके फिर देखने को मिलेगा कि इससे काफ़ी सारे कंसर्न देखने को मिलेंगे, जो हमारा खुद का इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है वो कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, हम लोग फेडरलिज्म है, हम लोग क्वासी फेडरलिज्म है। क्वासी फेडरलिज्म मतलब कि यहाँ पर हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट और ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों मिलकर काम करते हैं, लेकिन ऐसा देखने को मिलेगा नहीं, ये बताया गया। प्लस मामला पब्लिक ऑर्डर का आ चुका है। ठीक है, अब जब पब्लिक ऑर्डर का मामला आ गया है, तो पब्लिक ऑर्डर हमारे स्टेट लिस्ट के अंदर है, तो स्टेट लिस्ट के अंदर तो स्टेट को इन्वॉल्व करना चाहिए था, लेकिन स्टेट का कोई रोल यहाँ पर देखने को मिलेगा नहीं, ये यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, क्योंकि सारे आर्टिकल्स कर लिया हमने यहाँ पर खत्म। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।